अभी क्लास छूटा है आपका केमिस्ट्री का? सर जूलॉजी की थी सर। अच्छा, जू की क्लास थी। सो हमने ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट सर डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ बेटा बोलो। क्रेब्स सर ये साइकिल। जो कल एसिटाइल COA बना था सर, हम्म। सर ये पायरुविक एसिड से ही बना था। हाँ सर मतलब ये ग्लाइकोलिसिस के बाद का प्रोसेस है ना ये TCA। हाँ, ग्लाइकोलिसिस के बाद हो गया पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हमने एक रिएक्शन कंसीडर की केवल। और फिर जब एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाएगा तो उसको आप क्रेब्स साइकिल में ले गए, टीसीए साइकिल का पार्ट हो गया। ओके सर। ठीक है, क्योंकि जो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन है वो अलग भी है और किसी बुक में नहीं भी दी होती, तो आपके पास ऑलरेडी मेंशन होगा आपको कि आप पायरुविक एसिड से कंसीडर कर रहे हो या एसिटाइल को एंजाइम ए से कंसीडर कर रहे हो। दोनों ही चीजें सही हैं, उसमें कुछ सही गलत की बात ही नहीं है। एक रिएक्शन है जिसको साइकिल का पार्ट मानोगे या नहीं मानोगे, बस ये फर्क पड़ेगा। सर NCERT में माना है सर। हाँ माना हुआ है। एनसीईआरटी में जहाँ पे बना है वहां पे दोनों चीजें एक साथ है। आप एनसीईआरटी में जहाँ पे क्रेब्स साइकिल बना है वहां देखोगे तो पायरुविक एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम में लाइक इस तरीके से दिया है। और जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन को अलग से भी दिया हुआ, तो एनसीईआरटी ने भी दोनों चीजें दे दी। ओके सर। तो बस इसमें यही चीज ध्यान में रखनी है कि भाई कब हम उसको कंसिडर करें और कब ना करें। वो कुछ ना कुछ आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें दिया होगा कि आप इसको कंसिडर करोगे या नहीं करोगे, है ना? वो डेफिनेटली दिया होगा। सर हम्म। सर जब क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल COA बन रहा था, तब सर एंजाइम का नाम अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज था। सर वहाँ पे तो CO2 भी रिमूव हो रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेज भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन डिहाइड्रोजिनेज जो है वो पहले आएगा बिकॉज वो क्लास ऑफ एंजाइम के हिसाब से आएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन बाद में आती है। तो अच्छा सर, डीकार्बोक्सिलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है तो हमेशा सेकंड। सर वैसे तो दोनों यूज हो रहे होंगे ना। हाँ दोनों यूज तो हो रहे हैं, लेकिन जब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एंजाइम कमीशन नंबर होता है, तो उसमें पहले क्लास यस आती है, फिर क्लास के बाद सब क्लास आती है, फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बाद में है, उससे पहले वो क्लास लेवल का एंजाइम हो गया, तो इसलिए वो पहले दे दिया गया। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम ETS स्टार्ट करेंगे। सर ETS स्टार्ट कर इलेक्ट्रॉन देते ट्रांस हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। है ना? इसी में आपने एक वर्ड यूज किया था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, बिकॉज ATP की सिंथेसिस होगी तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ETS और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन दोनों ले सकते हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है, आपने पढ़ा था। इट अकर्स ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद बेसिकली जो लास्ट रिएक्शन है जहां पे ATP का फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल लास्ट में होगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है वो, है? तो कहाँ होती है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लेना है। इट अकर्स, या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ही क्रिस्टी बनते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये क्रिस्टी भी हो सकता है। अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को आप क्रिस्टी भी बोल सकते हो, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो। एंड फिर जब ये रिएक्शन की बात आएगी तो ये होती है ऑक्सीसोम पे। ऑक्सीसोम्स को आप F0 F1 पार्टिकल कहते हैं।
तो अगर ETS आता है तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्रिस्टी, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अगर आए अलग से तो ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल, और नहीं तो दोनों की जगह आप दोनों चीजों को यूज कर सकते हो, है। तो ये तो बात हो गई कि कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से निकल के दूसरे कैरियर में जाएगा, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे करके, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन को। जब आपको मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन तीनों की डेफिनेशन पढ़ाई थी एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, तब कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा दैट विल बी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जो उसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऑक्सीजन प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा। सो फाइनल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का एक्सेप्टर क्या है? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ले ले ये और 2 प्रोटॉन को ले ले, तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल H2O। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो फाइनली हमें वाटर मिल जाएगा। तो वाटर का फॉर्मेशन ETS के लास्ट में बिल्कुल होगा। अब पूरे ETS में 5 मेन कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। देयर आर 5 मेन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व। इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम क्या हैं वो देखते हैं। इनको रोमन में ही लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, इस तरीके से। सो पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 क्या है। दिस इज कॉल्ड NADH। NADH2 जो आपने बनाया तो ये NADH है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसको कॉम्प्लेक्स 1 बोल दिया गया। फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स 2 आएगा विच इज FADH डिहाइड्रोजिनेज। और FADH2 जो बना था वो एक ही जगह बना था जब आपने सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाया हुआ है क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो वहीं पे एंजाइम था सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो FADH डिहाइड्रोजिनेज को ही सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर आएगा कॉम्प्लेक्स 3। ये क्या है? साइटोक्रोम से मिलके बनता है। साइटोक्रोम क्या है? B और C1, दो अलग अलग साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। इसको साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी कहते हैं क्योंकि ये रिडक्शन में इन्वॉल्व होगा। फिर आएगा कॉम्प्लेक्स 4। ये कहलाएगा साइटोक्रोम A/A3 कॉम्प्लेक्स, और ये ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा तो इसको बोल दिया जाता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और जो 5वां कॉम्प्लेक्सेस आएगा विच इज ATP सिंथेज एंजाइम। जो ATP की सिंथेसिस करने के लिए एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं। NADH डिहाइड्रोजिनेज, अब NADH तो कई सारी जगह बना ना, NADH ग्लाइकोलिसिस में भी बना, फिर NADH2 आपने पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन में भी बनाया, फिर 3 बार NADH2 आपने क्रेब्स साइकिल में बनाया, तो 5 जगह पे बनाए। तो इसलिए यहाँ पे 5 एंजाइम तो नहीं आ सकते। FADH2 एक ही जगह बनता है, इसलिए जो एंजाइम है वही FADH डिहाइड्रोजिनेज के पैरेलल में यूज कर लिया जाता है। सो दैट विल बी कॉम्प्लेक्स 2। फिर 3 रिडक्टेड है, चौथा ऑक्सीडेज है, 5वां तो जो एंजाइम है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का वो खुद एज ए कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा। सर ये इसी सीक्वेंस में करने ना यार? हाँ, इसी सीक्वेंस में आएंगे ये 1 2 3 4 5 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में, फिर 3 से 4 में, ऐसा कुछ नहीं है। 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, और जैसे बुक में अभी हम डायग्राम बनाएंगे, बुक का डायग्राम है, अपने तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, बट इंपॉर्टेंट उसमें यही है कि कॉम्प्लेक्सेस तो मेम्ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई एक कॉम्प्लेक्स तो है नहीं कि इतनी सी मेम्ब्रेन में 5 कॉम्प्लेक्स हो, इतनी सी मेम्ब्रेन के अंदर तो पता नहीं कितने होंगे, 50 मिलियन कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किसको कर रहा है वो भी फिक्स होगा। लाइक पहले से इलेक्ट्रॉन निकल के सीधे तीसरे में जाएगा, दूसरे से निकल के भी सीधे तीसरे में जाएगा, पहले से निकल के दूसरे में इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो ये चीज तो फिक्स है। बाकी ये 5 का सीक्वेंस होगा ऐसा कुछ नहीं है, आप 5 को रैंडमली,
अगर मैं इसको यहाँ भी लिख दूंगा तब भी ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कहलाएगा, ये 1 नहीं हो सकता। या ये वाला यहाँ लिख दोगे तो फिर ये तीसरा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ये 5वें नंबर पे नहीं आ सकता। तो मतलब किसी भी नंबर पे लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो यही हाँ होगा। हाँ, किसी भी नंबर पे लिख सकते हो, लेकिन एटीपी सिंथेज आप लिखो कैसे भी, वो रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 रहेगा, चाहे आप मैं इसको यहाँ लिख दूं, चाहे दूसरे नंबर पे लिख दूं, चाहे 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे, कहीं भी लिखूं, रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तो इनका नंबर फिक्स है, लेकिन ये सीक्वेंस ऐसे हो ये जरूरी नहीं है। मेम्ब्रेन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उससे आपको समझना भी है और फिर आगे के टॉपिक्स की बात भी करेंगे। आपके पास एनसीईआरटी हो सबके पास, तो आप लोग ला के रख सकते हो। नई वाली एनसीईआरटी चाहिए जिसमें न्यू फिगर दिया हो। जस्ट अ मिनट। अच्छा, एक चीज तो ये याद रखनी है कि बुक में डायग्राम, अच्छा बुक में भी वर्टिकली बना हुआ है, हमारे पास भी वर्टिकल ही बन सकता है, तो हम कोशिश करते हैं बनाने की, देखते हैं क्या क्या हो सकता है डायग्राम के हिसाब से, है ना। मैं इस पेज पे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये तो समझ में सबको आ ही गया होगा कि जो भी NADH या FADH बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्योंकि क्रेब्स साइकिल कहाँ हुई, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और अगर बाई चांस ये मान भी लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बाहर, लाइक पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन हुआ जो पेरिकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, तो भी वो NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही आएंगे। अगर ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 बने हैं उनकी बात करें तो उन्हें भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही आना होगा। तो सारे NADH2 या FADH2 कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। अब ऐसा नहीं होता कि ये NADH2 यहां से निकाल के कहीं और ले जाओगे। NADH2 का काम क्या था, NADH2 का काम केवल ये था कि फॉर ए टाइम बीइंग, जब तक आगे की चीजें नहीं होती, जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है उनको अपने साथ कैरी करना। तो NADH2 बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कैरी कर रहा है। जहां भी डीहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन हुई, वहां से जो हाइड्रोजन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जो भी चीजें निकली उनको NAD ने लिया और NADH2 में चेंज हो गया। तो जब ये ट्रांसफर किया जाएगा तो इसमें भी केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा, NADH कहीं नहीं जा रहा। NAD यहाँ का है, यहीं रहेगा, केवल अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, ये जो भी आपने कॉम्प्लेक्सेस लिखे, इनको वो हैंड ओवर करेगा। कैसे करेगा उसकी बात हम देख लेते हैं कि वो कैसे करेगा, क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको ये रैंडम लाइंस मतलब फोल्ड करके बना दी, तो आप ये मान लीजिए कि बुक में ऐसे डायग्राम सा बना होगा, एक ये है और एक ये जो थिकनेस है बीच में सेंटर में क्या है, ये है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको आपने क्रिस्टी बोला है। इधर क्या है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसको पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस का नाम दिया गया। तो एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट समझना है ना। सर कहाँ लिख रहे हैं, मैंने यहां लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स ये है, मतलब राइट मोस्ट साइड, बीच में जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्रिस्टी है, और लेफ्ट साइड में जो है वो लेफ्ट मोस्ट साइड में इनर
या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस लिख सकते हो, है ना। बीच में वॉइस क्लियर नहीं है सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। और मैंने भी आपको बोला थोड़े 2 मिनट पहले कि आपके पास अगर बुक है तो आप बुक ले लीजिए, तो आपको मेरा डायग्राम बुक से देख के इजीली समझ में आएगा ना। अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, बुक में तो आपके सामने फिजिकली दिया होगा। तो ये डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है, लंबाई में डायग्राम बना होगा कि बीच में एक मेम्ब्रेन बनी है, उसके राइट साइड में हम मैट्रिक्स मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके लेफ्ट में हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मान लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? एक पहला कॉम्प्लेक्स है, कैसे भी बना लीजिए, लाइक ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1। खास बात ये कि मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 लिख रहा हूं, ये है ना, 1 का मतलब पीछे आप लिख चुके हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, तो ये कॉम्प्लेक्स 1 बना दिया मैंने। अब जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो आप देखोगे तो मेम्ब्रेन के पूरी मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है, पूरी मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के जैसा हुआ। आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ाया था ना कभी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, कि ऐसे कैरियर जो एक मेम्ब्रेन के साइड से मेम्ब्रेन के दूसरे साइड तक होते हैं उन्हें आप ट्रांस मेम्ब्रेन या कैरियर या टनल या चैनल प्रोटीन कहते हो। फिर आपने पोर के हिसाब से पोरिन्स पढ़ा था, वाटर के लिए एक्वापोरिन पढ़ाया था। फिर मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया था कि ये आयन का भी कैरियर बन सकता है, तो ये आयन कैरियर बन जाएगा, क्योंकि आयन मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, उन्हें भी एक कैरियर की जरूरत थी, तो ये आयन का कैरियर हो गया। तो सेम है, ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है कि मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो ये पहला हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक। कॉम्प्लेक्स 1 कैसा हो गया, ट्रांस मेम्ब्रेन हो गया। अब कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 1 ये करता है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यहाँ पे NADH2 बन गया। NADH2 कहाँ से आया इस मैट्रिक्स में, इस पर्टिकुलर साइड में, जो क्रेब्स साइकिल में NADH2 बना है वो, जो ग्लाइकोलिसिस में बना है वो, जो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन में बना है वो, सारे NADH2 इसी जगह पे हैं। तो NADH2 क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स 1 को अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पे मान लीजिए NADH2 है, यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया NAD। अब इसमें H2 से जो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकले उनका क्या होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जब ये कॉम्प्लेक्स 1 पे आएगा, जब ये NADH2 मैट्रिक्स में कहां से आया, क्रेब्स साइकिल से, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन से और ग्लाइकोलिसिस से। तो जो भी ये NADH2 बना है, ये जब NAD में चेंज होगा तो इसके पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको वो आगे ट्रांसफर करेगा। अब क्यों चेंज हुआ NAD में, क्योंकि यही NAD वो है जो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। NAD ये फिर कहीं पे आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनेट के बीच में, या अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम के बीच में, या मैलेट से जो है वो वापस ऑक्जेलो एसीटेट के बीच में, फिर ये NAD यूज होकर वहां से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लेके NADH2 में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बार बार होती रहती है। तो NADH2 जब ये NAD में कन्वर्ट होगा तो अपने प्रोटॉन को तो ये ट्रांसफर कर देगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू स्पेस, सीधे सीधे, विदाउट एनी रोल। यहां से जितने भी प्रोटॉन्स हैं इसमें, ये NADH2 ने क्या किया, प्रोटॉन को निकाला और प्रोटॉन को कहां ट्रांसफर कर दिया, मैट्रिक्स में अभी तक प्रोटॉन थे, अब ये कहां ट्रांसफर हो गए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। यहाँ पे आपकी बुक में 4H पॉजिटिव लिखा है, 4 क्यों लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप मान लीजिए कि जितने भी प्रोटॉन है वो प्रोटॉन मैट्रिक्स से निकाल के यहाँ आ गए। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कि इसमें 2 प्रोटॉन है, H2 लिखा है ना, तो 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का ये होगा कि ये NADH डिहाइड्रोजिनेज है, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2E लिखा है बुक में, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास जाएंगे, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके आयरन सल्फर FeS के पास जाएंगे, और फिर FeS से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल के यहाँ पे इस बाहर आएंगे, एक डॉटेड स्ट्रक्चर बना होगा, यहाँ पे UQ लिखा है, एक मॉलिक्यूल, एक छोटा सा मॉलिक्यूल होगा UQ। तो UQ को जाएंगे और UQ क्या करेगा, इनको चेंज करके किस में ले आएगा, वो ले आएगा UQH2 में। ये सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सब जगह 2 ही रहेंगे, कहीं पे ना लिखूं तो भी आप समझ लीजिएगा कि एवरी स्टेप पे इलेक्ट्रॉन 2 हैं और प्रोटॉन 2 हैं, तो हम 2 2 के हिसाब से समझेंगे तो हमें समझ में जल्दी आ जाएगा। अब UbQH2 को प्रोटॉन कहां से मिलेंगे वो या अभी हम समझा देंगे कि UbQ उनके पास ये प्रोटॉन कहां से है, बट फिलहाल NADH2 से जब NAD बना
तो अपने प्रोटॉन को तो पंप कर दिया स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन को इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें FMN से होते हुए, आयरन सल्फर से रिएक्शन होते हुए यूबी क्यूनोन के पास आए। यूबी क्यूनोन प्रोटॉन को लेके और इलेक्ट्रॉन को लेके UbQH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक, एक तो ये सर कॉम्प्लेक्स ये वन का रोल हो FMN गया। क्या है? हाँ, सर FMN क्या है ये? FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इस ये जो प्रोटीन है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जैसे कॉम्प्लेक्स वन आपने बोला, इसमें एक यूनिट होती है जो फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड की है, और उसमें फिर जो रिएक्शन होनी है वो उसके आयरन सल्फर कंपोनेंट से होनी है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि जब भी कभी रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया था कि दो एलिमेंट हैं जो रेडॉक्स एलिमेंट कहलाते हैं, आयरन और कॉपर। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है तो सिवाय आयरन और कॉपर के कोई और नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आयरन सल्फर लिखा ही हुआ है। तो एक तो ये कि ये पूरा जो रेड से बना हुआ है ये है NADH डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि पूरा का पूरा एंजाइम, एक पूरा का पूरा प्रोटीन है, कैरियर है। आपने लिखा था कैरियर इज ऑलवेज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो ये प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन में जो इसका एक एंजाइम हो गया, NADH डिहाइड्रोजिनेज लिखा है ना, यानी कि एक एंजाइम है। एंजाइम है तो इसका कोई कोफैक्टर भी होगा। यहाँ कोफैक्टर इसका कोएंजाइम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन इसके आयरन की वजह से हो रही है, क्योंकि और कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा। इलेक्ट्रॉन को लेने देने की बात जो भी होगी वो आयरन सल्फर कंपोनेंट से ही होगी। तो इसीलिए FeS से होता हुआ इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स ने किसको दे दिया, यूबी क्यूनोन को। क्यू क्या है, यूबी क्यूनोन। मैं डिनोशंस लिख दूंगा, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। आप अगले पेज पे डिनोशंस लिख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या चीजों को यूज किया गया। UQ को जो हाइड्रोजन मिलेंगे वो यहां से लेगा, और हाइड्रोजन को लेके वो UqH2 में चेंज हो जाएगा। बोलो। वही पूछना था बस। ठीक है, कि इसको जो हाइड्रोजन मिलेंगे वो यहां से लेगा। अभी मैं UQ को आपको बता दूंगा कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को लेगा और प्रोटॉन को यहां से लेके UqH2 में चेंज हो जाएगा। हो गया कॉम्प्लेक्स वन का रोल। ठीक है सर, ये स्टार्टिंग में NaDH2 दो थे। ये यस सर। ये तो कितने भी हो सकते हैं, बिकॉज 5 तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं। 5 सर तो फिर ये NaDH2। 4 प्रोटॉन तो तभी निकलेंगे ना। 4 का मैंने आपको पहले बताया ना कि ये 4 क्यों लिखा, वो छोड़ दो आप। 4 आपको नहीं समझना, आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको। ये आपको यहाँ से बैलेंस नहीं करनी है कि सर यहाँ तो 2 प्रोटॉन है, यहाँ 4 क्यों लिख दिए गए। 4 आपको नहीं समझना, 4 क्यों है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। पहले ये समझिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, बस प्रोटॉन को ट्रांसफर यहाँ कर दिया और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किसको कर दिया, यूबी क्यूनोन को कर दिया। इतना हो गया। तो इसमें जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन को यहाँ ले आए और इलेक्ट्रॉन को घुमा के आपने फाइनली UqH2 को दे दिया। ठीक है, अब बनाते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स, बीच में जगह छोड़ के बनाते हैं। वो क्या है, वो है कॉम्प्लेक्स 3। ये मान लीजिए जैसे भी पेन चल जाए वैसे चला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये कॉम्प्लेक्स 3 है, या बल्कि आप इसको कॉम्प्लेक्स 2 बनाते, क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट के हिसाब से दिखाना है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी एक बना देता हूँ ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि हमें कितना बनाना है। ये एक्चुअली इतना है, इसको मैं थोड़ा कम बना देता हूँ। अभी मैं वाइटनर लगा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये 3 है, ये 2 है, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स 2 क्या था और कॉम्प्लेक्स 3 क्या था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। नीचे वाला कॉम्प्लेक्स 2 है। कॉम्प्लेक्स 2 एक्चुअली ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं होता, क्योंकि वो ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको आप दोनों एंड पे नहीं बना सकते, है ना। तो उस चीज को हम अपने हिसाब से लेके चलते हैं। इसको ना वाइटनर लगा के हटा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मिनट। ये लीजिए, अब आपको जितना दिख रहा होगा
वो समझ में आ जाएगा आपको, आपका डायग्राम गलत नहीं होगा। सो कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ से शुरू होके बीच में कहीं भी खत्म हो जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा, बिकॉज ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है ना, ये 2 कॉम्प्लेक्स है। सर हाँ बोलो। सर ये 3 एक्चुअली है। यहाँ पे ना बहुत नेटवर्क इशू है, तो आप ये सब भेज देना फोटो ग्रुप में। भेज दूंगा बेटा, कोशिश तो कर ही दूंगा कि भेज दूं, भेज ही दूंगा। ठीक है, ओके सर। अब कॉम्प्लेक्स 2 पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 काम क्या करता है, हालांकि 3 बीच में आ रहा है, 1 2 3, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आप कॉम्प्लेक्स 2 का रोल देखिए। 2 का रोल क्या है? 2 का रोल क्या है? 2 काम करता है जहां पे FADH2 बना था। FADH2 कहां बना था? सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड के बीच में। तो अब चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए FADH2 से FAD, या सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट लिख सकते हो, या FAD से FADH2 लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिख लो आप। अब यहां से जो प्रोटॉन है उनका क्या होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या होगा? तो यहाँ पे जब सक्सिनेट से फ्यूमेरेट पे या FAD से FAD पे आप जाओगे, तो यहाँ पे जो भी आएंगे वो सीधे सीधे पूरे के पूरे आएंगे। यहाँ पे FADH2 की जगह आप लिख सकते थे कि ये था सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड से आपने क्या बनाया था? फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरेट। तो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट जब बना तो FADH2 से FAD बना। तो FADH2 में जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ये FAD से जाएंगे, FAD में आए, FAD से निकल के इसके आयरन सल्फर के पास आए FeS, क्योंकि वो तो इसमें भी होता है। और फिर यहाँ से जो है वो वापस किसको जाएंगे? यहाँ से निकल के ये जाएंगे अगेन बैक टू UQ, UB क्यूनून को। और फिर यहाँ से ये कहाँ आएंगे? फिर ये बैक टू आएंगे UQH2 इसमें। तो ये यहाँ से वही 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बस ये प्रोटॉन को पंप करके इधर नहीं ला सकता, जैसे NADH2 ने प्रोटॉन को यहाँ से निकाल के यहाँ छोड़ा, ये अपने साथ लेके आएगा, ये यहाँ नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है। जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज नॉट ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि वो ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है कि वो ये काम नहीं कर सकता कि वो प्रोटॉन को यहां से यहां लेके आए। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटॉन को पंप नहीं कर सकता, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन को पंप कर सकता है। अब UbQH2 यहां से भी बन गया और UbQH2 यहां से बन गया, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 को बीच में दिखा दिया आपकी बुक में। आप 3 को नीचे ला सकते थे तो दोनों UbQH2 को नीचे ले आते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीक्वेंस कुछ ऐसा नहीं है कि 1 3 2 फिर 4 5 आएगा। कोई भी सीक्वेंस मान लीजिए, बस इलेक्ट्रॉन किससे किसके पास जा रहे हैं, प्रोटॉन को कौन पंप कहां से कहां कर रहा है, ये याद रखना जरूरी है। अब कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 3 में जो भी ये UbQH2 है ये एंटर करेगा। UbQH2 कॉम्प्लेक्स 2 से भी आया, UbQH2 कॉम्प्लेक्स 1 से भी आया। अब कॉम्प्लेक्स 3 किसका बना होता है? 3 आपने पढ़ा B और C1 का, इसमें साइटोक्रोम B आएगा और साइटोक्रोम C1 आएगा। तो जो UB क्यूनोन के पास प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन तो निकाल के वो क्या करेगा? प्रोटॉन को तो कॉम्प्लेक्स 3 भेज देगा यहाँ, जैसे UbQH2 है, यहां से प्रोटॉन लिए, और ये UbQH2 है तो यहां से भी प्रोटॉन लिए, और प्रोटॉन को तो पंप क्या कर दिया? बाहर की तरफ। कॉम्प्लेक्स 3 का काम क्या है कि जो प्रोटॉन्स है वो तो यहाँ आ गए। अब यहाँ भी आपकी बुक में 4 प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं, 4 छोड़ दीजिए, बट अब जैसे यहाँ पे तो समझ भी सकते हो कि UbQH2 का एक मॉलिक्यूल है, एक ये, तो 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन तो यहाँ आ गए। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? इनके इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इनके इलेक्ट्रॉन पास होंगे साइटोक्रोम BC1 से। तो साइटोक्रोम B है यहाँ पे, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B से जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे इसके आयरन सल्फर के पास। साइटोक्रोम भी आपने पढ़ा है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। फिर जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से? ये इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं E, और ये इलेक्ट्रॉन ये वाले भी हैं E। तो UbQH2 के पास जो प्रोटॉन थे वो पंप कर दिए, जो इलेक्ट्रॉन थे वो साइटोक्रोम B को गए। इस UbQH2 के पास जो प्रोटॉन थे वो पंप कर दिए, और जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B के पास गए। अब साइटोक्रोम B के पास जो भी इलेक्ट्रॉन आए वो साइटोक्रोम B से FeS से होते हुए साइटोक्रोम C1 के पास गए। C1 क्या करेगा? C1 इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा बाहर की तरफ। सर यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है? नहीं, दो दो है, बस अब कहीं पे भी
आप इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर सकते है ना, ये ऐसे केमिस्ट्री नहीं है कि आपसे कहा जाए कि भाई मीथेन का मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन। यहाँ जो भी बात की गई है वो ग्रेडियंट की गई है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है, उसका डिफरेंस है बेसिकली ये। ऐसे प्रोटॉन का ग्रेडियंट आएगा, प्रोटॉन का डिफरेंस आएगा। तो आप 2 लिख लीजिए, बट 2 लिखोगे तो फिर आप कहेंगे कि सर इस वाले से 2 जाएंगे, इस वाले से 2 जाएंगे, तो यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ कैसे आएंगे? तो इसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट डिफरेंस, कि इधर प्रोटॉन ज्यादा है, इधर कम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए गए, ऐसे समझना है इसको, है ना। क्योंकि आप कहीं पे भी नंबर नहीं ले सकते कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन थे तो 2 प्रोटॉन कहाँ गए, या यहाँ पे 4 प्रोटॉन कैसे आ गए, क्योंकि हमने तो 2 ही पढ़े थे BnADH2 या FADH2 में, तो इसलिए ये लिखा हुआ है ना। सो UbQH2 के, अब ऐसा था ना, UbQH2 का एक मॉलिक्यूल होगा, UbQH2 के तो अनलिमिटेड इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। तो इसका मतलब है इन प्रोपोर्शन टू दैट, एक UbQ का अगर मॉलिक्यूल है तो उससे जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन, आप 2 लिख लीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर मैं लिखूं या ना लिखूं सब जगह 2 ही है, आप लिख लीजिए अगर आपको लगता है तो। आंसर 2 के हिसाब से ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 2 लिखें या ना लिखें, है ना, हर जगह। अब आप कहें कि सर इधर से तो 2 आ गए, तो इधर से 2 आके फिर यहाँ 4 होने चाहिए थे, तो 4 नहीं है, ये तो इस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है कि वो इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, दोनों से एक साथ भी ले सकता है, किसी एक से एक बार में ले सकता है। होता यही है कि एक से एक बार में लेता है, लाइक यहाँ से लिया तो फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये छूट जाएगा, और यहाँ से शुरू करोगे तो ऐसे आ जाएगा, तो फिर ये छूट जाएगा, एक बार में एक। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है, 2 यहाँ से ले रहा है, लेकिन पास 2 ही कर रहा है। अब ये 4 नहीं पास कर सकता, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो कॉम्प्लेक्स 1 के बाद 3 सीधे सीधे आ जाएगा, या 2 के बाद 3 आ जाएगा। 2 के बाद 3 आएगा तो 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, 1 के बाद 3 आएगा तो 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। ऐसे तो लिखा आपने कि NADH2 से 3 ATP बनेंगे, FADH2 से 2 ATP बनेंगे। तो अगर FADH2 से एंट्री होगी तो सेकंड, थर्ड, और फिर यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ आएगा। और अगर NADH2 होगा तो फर्स्ट, थर्ड, और फिर फोर्थ और फिफ्थ आएगा, सेकंड गायब हो जाएगा। तो इसलिए ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं करना कि यहाँ 4 क्यों नहीं आ रहे, है ना। ऐसे आपको तो मतलब दोनों में से कोई एक ही हो सकता है? एक ही होगा, यूजुअली एक ही होगा। इस बात को जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि दोनों में से कोई एक होगा, है ना। समझने की बात है कि ETS को समझोगे कैसे, है ना। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड कॉम्प्लेक्स ने बाहर की तरफ दिए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए, इस साइड में ना देके इधर दिए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की साइड में दिए। यहाँ पे एक छोटी सी प्रोटीन होती है अलग से, ये मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, ऐसा नहीं कि ये प्रोटीन स्पेस में है, ये मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, मेम्ब्रेन बाउंड है। इस प्रोटीन का नाम है साइटोक्रोम C। ये C1 है और ये सिर्फ C है ना, BC1C, ऐसे नाम सीक्वेंस याद रखना है आपको साइटोक्रोम का। ये साइटोक्रोम B है, मैं सर्किल में कर देता हूं, ये साइटोक्रोम C1 है, और जो बाहर की तरफ बनी हुई है वो है साइटोक्रोम C की खास बात ये कि इट कैन मूव, ये अपनी पोजीशन मेम्ब्रेन में चेंज कर सकती है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो अगर ये मोबाइल है तो इसका मतलब ये मूव करके आ सकती है, तो ये साइटोक्रोम C क्या करेगी, मूव करके आएगी यहाँ, यहाँ का मतलब जहां भी कॉम्प्लेक्स 4 बनाने वाले हो आप, वहां ये साइटोक्रोम C जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेके आएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें ये समझना है कि भाई नीचे की तरफ क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि ये मूव कर सकती है। इसके बारे में आप लिखोगे कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो उसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नीचे फिर हमारे पास एक चौथा कॉम्प्लेक्स है। चौथा कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास, वो बना लेते हैं। चौथा कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से है, ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन है। ये मान लीजिए कि फोर्थ कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने, दिस इज कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 क्या था, कॉम्प्लेक्स 4 था AA3 कॉम्प्लेक्स, है ना, साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स, जिसको आपने C ऑक्सीडेज का भी नाम दिया। तो अब जो साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अच्छा साइटोक्रोम AA3 जो होता है उसमें आयरन की जगह कॉपर होता है। वैसे तो मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा ही रखा था, अगर आपको याद हो तो साइटोक्रोम AA3 में कॉपर से रिएक्शन होती है, आयरन से नहीं होती, बट कॉपर भी क्यूपरस से क्यूपरिक रेडॉक्स का काम तो ये भी करता है। अब यहाँ साइटोक्रोम A का कॉपर होगा और A3 का भी कॉपर होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेगा, वो कॉपर का मॉलिक्यूल लेगा।
फिर वही कि फेरस से फेरिक स्टेट में जैसे जाते हैं, ऐसे कॉपर है तो क्यूपरस से क्यूपरिक स्टेट में। सो साइटोक्रोम सी से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, ये CuA लिखा हुआ है, CuA का मतलब है कॉपर पहला वाला, A फॉर A3 मान लीजिए या A मान लीजिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए साइटोक्रोम A के पास, फिर साइटोक्रोम A से किस पे आए, साइटोक्रोम A3 के पास, और यहां से किसके पास आए, CuB कॉपर B के पास, CuB लिखा है, यहाँ पे लिखा है CuA। तो जो इलेक्ट्रॉन थे साइटोक्रोम C के पास वो इलेक्ट्रॉन किसको दिए गए, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर A, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3 और फिर यहाँ से कॉपर B के पास। और फाइनली इन इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, फाइनली इन इलेक्ट्रॉन को लेगा यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपने बनाया। तो यहाँ पे O2 क्या कर रहा है, O2 फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। सब दो इलेक्ट्रॉन है एज यूजुअल, आप लिख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉम्प्लेक्स 4 का रोल क्या है, क्या चीज, CuB, हाँ कॉपर B कॉपर A, मतलब एक साइटोक्रोम A का कॉपर होगा, एक साइटोक्रोम A3 का कॉपर होगा। तो बुक में A और B दे दिया गया क्योंकि 2 कॉपर से रिएक्शन होगी। ओके सर। तो जो चौथा कॉम्प्लेक्स है वो इलेक्ट्रॉन को तो ले ही रहा है फ्रॉम साइटोक्रोम C, जो स्मॉल प्रोटीन है वहां से लेके फिर उसको इलेक्ट्रॉन को फाइनली ऑक्सीजन को दे रहा है। हालांकि ये जो होता है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये प्रोटॉन के पंप का भी काम करता है। ये भी कुछ प्रोटॉन को जो है वो पंप कर देगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो इससे प्रोटॉन का पंप भी होगा। इलेक्ट्रॉन का तो सिस्टम हो ही रहा है, यहाँ से प्रोटॉन का भी होगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, 2H पॉजिटिव बुक में लिखा हुआ है, और यहाँ पे आके बाहर कितना हो जाएगा, 2H पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन को तो यहां से निकाल के यहां ला रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके इधर लेके आ रहा है। अब O2 जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे O2 नेगेटिव। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बनेगा, O नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, है? अगर मान लीजिए ये O नेगेटिव नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेके या हाफ ऑक्सीजन लोगे तो सिर्फ O नेगेटिव बन जाएगा। जो भी है ये O2 नेगेटिव अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 प्रोटॉन से कंबाइन कर ले, ये प्रोटॉन कहाँ से आएंगे वो बात की बात है, बट अगर ये कंबाइन कर ले तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल H2O, है ना। H2O बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, तो ये हमारा H2O बन के तैयार हुआ। H2O बनाने के लिए प्रोटॉन यहाँ कैसे आए, एक तो वो बात, और दूसरी ये O2 नेगेटिव कैसे बना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है ही, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर B से लिया और O2 नेगेटिव में चेंज हुआ। O2 नेगेटिव चेंज होने के बाद ये वाटर के मॉलिक्यूल में चेंज हो गया फाइनली। तो वाटर तक तो हम पहुंच ही गए कि पानी कैसे बनेगा, ये बात हो गई। अब प्रोटॉन को अगर आप देखोगे तो प्रोटॉन में क्या हुआ, प्रोटॉन में कॉम्प्लेक्स 1 ने प्रोटॉन को पंप किया, कॉम्प्लेक्स 3 ने प्रोटॉन को पंप किया, कॉम्प्लेक्स 4 ने भी प्रोटॉन को पंप किया, 2 ने पंप नहीं किया। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है, वो यहां से लेके यहां तक नहीं था। तो एक तो ये याद रखने की बात हो गई कि प्रोटॉन के पंप करने का काम कौन करेगा, ये 1 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन के पंप का काम नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से 3 और फिर 4 में, या कॉम्प्लेक्स 2 से 3 में और 4 में। अगर 2 से एंट्री होगी तो 2 3 4 आएगा, अगर 1 से एंट्री होगी तो 1 3 4 आएगा, 2 स्किप हो जाएगा। एट ए टाइम या तो NADH2 ETS में जाता है या FADH2 जाता है। तो या तो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व होगा या FADH डिहाइड्रोजिनेज यानी कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व होगा। दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, तो कोई भी एक एक चीज आएगी और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को पंप करके यहां तक लेके आएंगे। अब बात आती है कि ये प्रोटॉन कहां से आएंगे जो वाटर से कंबाइन कर रहे हैं, या ये प्रोटॉन कहां से आएंगे जो यहां से उठा के यहां लाए गए, या यूबी क्यूनोन में जो प्रोटॉन्स है वो कैसे इसे मिलेंगे। यूबी क्यू ने प्रोटॉन भी तो लिए होंगे, इलेक्ट्रॉन तो चलो यहां से ले लिए, प्रोटॉन लेगा तभी तो UQH2 में चेंज होगा। तो ये प्रोटॉन इस मैट्रिक्स में कहां से आएंगे, इसके लिए फिर हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स है जो लास्ट में कहलाता है कॉम्प्लेक्स 5th। अब कॉम्प्लेक्स 5th कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स 5th जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन, उसमें F0 F1 पार्टिकल के हिसाब से चीजें होती हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स 5th कैसे बनाओगे कि ये एक इसका पोर्शन ऐसे है,
और एक पोर्शन इसमें ये है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के दो पार्ट होते हैं। अभी तो मैं डायग्राम के हिसाब से 2 अंडे बना दिए मैंने, बाकी आप नेक्स्ट पेज ये पे अलग से मैट्रिक्स में भी आएगा थोड़ा, या सिर्फ हाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही है? ये मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, एम्बेडेड है। इसका एक पोर्शन मैट्रिक्स की तरफ होगा, लेकिन जुड़ा इसी से। लाइक मैं कमरे में खड़ा हूं, लेकिन मेरा हाथ जो है वो खिड़की से बाहर है, तो मेरी बॉडी जो है वो बाहर नहीं हो सकती, मेरा हाथ खिड़की से बाहर है, मेरी पोजीशन कमरे के अंदर ही रहेगी। अगर आप खिड़की से या बालकनी से बाहर अपना हाथ छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर खड़े हुए हैं, आप खड़े रूम के अंदर हैं, बट आपका हाथ बाहर की तरफ है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन इसका ये वाला पोर्शन मैट्रिक्स की तरफ बाहर निकल के आएगा, इधर तो कुछ नहीं आएगा। अब ये पोर्शन कौन सा है? ये पोर्शन है F0 और ये पोर्शन कहलाता है F1। जो एक्टिव साइट होती है वो यहीं पे है। एक्टिव साइट जैसे एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो एक्टिव साइट है एटीपी सिंथेज एंजाइम की, वो बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ यानी मैट्रिक्स की तरफ है। अब इंपॉर्टेंट ये कि एक्टिव साइट के लिए जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एडीपी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आईपी। अब ये कंबाइन करके एटीपी बनाएंगे। ऐसा होने के लिए आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आपका यही बना है, ब्लैक से बना दिया मैंने, है ना। तो 5वें कॉम्प्लेक्स पे होगी। इंपॉर्टेंट ये कि एडीपी आईपी जब एटीपी बनाते हैं तो ये एक्टिव साइट एक्सपोज कैसे होती है, बिकॉज एंजाइम को काम करने के लिए एक्टिव साइट के एक्सपोजर के लिए, जिन लोगों ने एंजाइम्स पढ़ा होगा वहां पे आपको एक एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बना हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, जहां पे एंजाइम दिया है वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात की गई है। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी एंजाइम को एक्टिवेट यानी स्टार्ट करने के लिए चाहिए। वंस द एंजाइम इज एक्टिवेटेड, द रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन द एक्सिलरेटेड मैनर। एक बार शुरू में एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद एंजाइम अपना काम करता रहेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। बट स्टार्टिंग में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी कहां से आएगी? दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट। बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन स्पेस में ज्यादा है, मैट्रिक्स में कम है, और ये मेम्ब्रेन हो गई। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ, ये लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है, तो हाई टू लो प्रोटॉन मूव कर सकता है। बट क्योंकि प्रोटॉन चार्ज है, H पॉजिटिव है, इसलिए वो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, जैसे आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ाया था या आयन कैरियर के लिए पढ़ाया था कि उनको हम ट्रांसपोर्ट तो करेंगे बट बाय द हेल्प ऑफ ए कैरियर करेंगे। तो वो कैरियर क्या है? दैट कैरियर इज कॉल्ड F0। जब ये प्रोटॉन इस F0 से क्रॉस करेंगे, अब जैसे आपकी बुक में दिखा दिया गया कि ये तीनों मिल गए, लाइक मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, एक ये प्रोटॉन्स हैं जो यहां तक आएंगे, ऐसे फिर ये वाले प्रोटॉन्स हैं, और ऐसे फिर ये वाले प्रोटॉन्स भी हैं। आपकी बुक में तीनों को मिला के दिखा दिया गया कि भाई ये प्रोटॉन है, अब ये प्रोटॉन ट्रेवल किससे कर रहे हैं? ये F0 से ट्रेवल कर रहे हैं। तो F0 क्या काम करता है? F0 प्रोटॉन का पंप बन गया। ये क्या है? ये प्रोटॉन का पंप चैनल। जैसे आयन का कैरियर होता है, वैसे प्रोटॉन को आपको केमी ऑस्मोटिक, मैंने जब फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाया था तब भी कहा था कि हमें एक प्रोटॉन का पंप चाहिए। तो प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम, तो प्रोटॉन का पंप करना पड़ेगा। पंप करने के लिए F0 पोर्शन ऑफ एटीपी सिंथेज विच इज कॉम्प्लेक्स 5 वो वर्क करेगा। अब होता ये कि ऐसा नहीं है कि ये 8 4 4 8 और 2 10 मिल जाएंगे तब पंप होगा। जैसे आपकी बुक में दिखा दिया, बुक में तीनों को जोड़ दिया गया और दिखा दिया गया कि प्रोटॉन को पंप करने का काम कौन कर रहा है। प्रोटॉन को पंप करने का काम जो है वो ये कर रहा है F0 पोर्शन ऑफ एटीपी सिंथेज। होता एक्चुअली ये है इस केस में कि ये प्रोटॉन को पंप नहीं करते। यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रोटॉन यहाँ से आए वो एक बार में यहाँ सीधे जाएंगे, फिर जो यहाँ से आए वो दूसरी बार में यहाँ जाएंगे, फिर जो यहाँ से आए वो तीसरी बार में यहाँ पे जाएंगे। 3 बार ये पंप होगा। दैट्स वाई यहाँ पे NADH2 से 3 ATP बनते हैं, जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करने के टाइम पे इमेजिन कर लिया था कि हम बाई कंसिडरेशन मान लेते हैं कि NADH2 जब ETS में जाएगा तो 3 ATP देगा। 3 क्यों देगा? एक कॉम्प्लेक्स 1 से जब प्रोटॉन आएंगे तो सीधे यहाँ तक एक ATP, ऐसे कॉम्प्लेक्स 3 से जब प्रोटॉन आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक ATP, कॉम्प्लेक्स 4 से जब आएंगे प्रोटॉन तो यहाँ से यहाँ तक एक ATP। लेकिन FADH2 जब होता है तो 2 ही ATP आपने कैलकुलेट किए थे। क्यों? क्योंकि FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 है, ये तो पंप करेगा नहीं। 2 के बाद तो ये 3 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 पंप करेगा,
तो एटीपी, और फिर फोर्थ पंप करेगा तो एटीपी, पहला वाला तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने कंसिडर किया कि NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं, FADH2 से 2 बनते हैं। तो जब ये प्रोटॉन F0 से पास होंगे तो इन प्रोटॉन में एनर्जी है, तो ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में यूज होती है। तो F1 के अंदर क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस का मतलब है कि इनकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है, और जब एक्टिव साइट एक्सपोज होगी तो ADP-IP कंबाइन करके क्या बना देंगे, ATP। और होगा क्या, इससे प्रोटॉन यहाँ वापस आ जाएंगे, H पॉजिटिव यहाँ पे वापस आ गया, है ना। ठीक, एटीपी सिंथेज यहाँ पे प्रेजेंट है, जो एंजाइम है वो यहाँ मिलेगा आपको F1 पोर्शन में, एटीपी सिंथेज। अब ये प्रोटॉन वही है जो प्रोटॉन आप वाटर के साथ रिएक्ट करने में मान लो, या यही प्रोटॉन को आप इनको मान लो जो कॉम्प्लेक्स 4 में पंप किए, यही वो प्रोटॉन है जो यूबी क्यूनोन ने भी लिए होंगे और UQH2 बनाया होगा। तो प्रोटॉन यहाँ आएंगे कैसे, बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्स 5। मैंने कोशिश की है कि डायग्राम वैसा ही रहे जैसा एनसीईआरटी में दी है, और आपको चीजें समझ में भी आ जाए। सर ये सारे प्रोटॉन एक साथ क्यों नहीं पंप हो सकते? एक साथ बेटे क्यों पंप होंगे, जितनी जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होगी इमीडिएटली तो सारे एक साथ ही काम करते हैं। इंतजार थोड़ा करना है कि पूरी सीट हो जाएगी फुल तभी बस चलेगी, जितने आ गए उतने पंप कर दिए जाएंगे। ओके सर। एक मिनट बेटा, मैं तेरा चार्जिंग पॉइंट कनेक्ट कर दूं वरना ये फोन ऑफ हो जाएगा। आप बनाओ इसको, डायग्राम को। यस सर हाँ बोलो। सर ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ये है कि ये 2 टुकड़ों में है। अभी आपने लिखा ना ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल, तो Yes. एक इसका पोर्शन तो पूरा मेम्ब्रेन के अंदर है, और एक पोर्शन ऐसा है जो मेम्ब्रेन से जुड़ा होने की वजह से बाहर की तरफ यानी मैट्रिक्स की तरफ आता है। ये F0, ये F1। तो F0 का काम है इन प्रोटॉन्स को जो यहाँ स्पेस में कलेक्ट हुए इनको भेजना है यहाँ पे, और F1 के अंदर इस एंजाइम की एक्टिव साइट है जहाँ पे ADP-IP कंबाइन करके ATP बनाएगा। लेकिन एक्टिव साइट को या किसी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द प्रोटॉन। ये प्रोटॉन, अब जैसे केमी ऑस्मोटिक में पीटर माइकल ने क्या किया है वहां पे कि प्रोटॉन की एनर्जी को मेजर किया है, इसीलिए यहाँ पे जो 4-4-2 लिखे हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये कि इस कॉम्प्लेक्स में जितनी एनर्जी है वो 2 प्रोटॉन के बराबर है जो पंप करने के लायक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स 3 जितनी एनर्जी का ट्रांसफर करता है वो 4 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है। कॉम्प्लेक्स 1 जितनी एनर्जी देता है वो 4 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है। तो ये प्रोटॉन को हाइड्रोजन से मत मानिए, है ना। मैंने शुरू से ही आपको इस पूरी यूनिट में समझाया कि बॉटनी में या बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि केमिस्ट्री में प्रोटॉन का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि H पॉजिटिव ही प्रोटॉन होता हो। तो यहाँ प्रोटॉन ना होके बेसिकली क्या है, ये रिडॉक्स इक्विवेलेंट है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी करने की एनर्जी के बराबर है। तो 1 रिडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब है हैविंग द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 प्रोटॉन। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब है हैविंग द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 2 प्रोटॉन्स। 4 रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है हैविंग द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 4 प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे एक्चुअली ये 4 प्रोटॉन नहीं है, 4 प्रोटॉन के बराबर की एनर्जी कॉम्प्लेक्स 1 कैरी कर सकता है। कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन के बराबर कर सकता है। कॉम्प्लेक्स 2 2 प्रोटॉन के बराबर कर सकता है। तो इसे हाइड्रोजन मान के मत ट्रीट करिएगा, ये
एनर्जी के इक्विवेलेंस के सेंस में, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में आप इक्विवेलेंट पढ़ते हो, तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट ही है, ये प्रोटॉन एग्जैक्टली नहीं है, है ना? सर यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती प्रोटॉन को पंप करने के लिए? नहीं, प्रोटॉन को पंप करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए? अगर ग्रेडियंट स्टेब्लिश है और जाने की जगह है तो अच्छा, हाई तो टू ग्रेडियंट अपने आप ही ठीक है मूव सर। कर जाएगा, डिफ्यूजन जैसे आप पढ़ते ही हो। यस मेम्ब्रेन से सर। डिफ्यूजन होता है तो ऑस्मोसिस बोल देते हैं, बस ऑस्मोसिस वाटर के लिए था। यहाँ पे केमी ऑस्मोसिस है क्योंकि हम यहाँ पे जो मूव करा रहे हैं वो वाटर का मॉलिक्यूल ना होके प्रोटॉन का मॉलिक्यूल है। अब प्रोटॉन की दिक्कत ये है कि वो अपने आप नहीं जा सकता क्योंकि वो चार्ज है, H पॉजिटिव को लेके चल रहे हैं। अब चार्ज है तो फिर एक कैरियर चाहिए, तो कैरियर इज बेसिकली F0, जो प्रोटॉन को पंप करने का, कैरी करने का काम कर रहा है यहाँ पे, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे लेके आएगा। लेकिन लाने में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितनी एनर्जी एक्स है तो यहाँ भी एक्स एनर्जी रहेगी, ये एक्स से कम होगी। तो जो एनर्जी का लॉस हुआ वो कहाँ गई? तो बेसिकली जितनी एनर्जी कम हुई वो एनर्जी एटीपी सिंथेस को एक्टिवेट करने में यूज हुई। अब एक्टिवेट करने में यूज होगी तो जब एंजाइम की एक्टिविटी आएगी या एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करके, तो यहाँ तो सबस्ट्रेट हमेशा से ही होते हैं एडीपी आईपी, वो यहाँ से कंबाइन करके एटीपी बनाई देंगे। सर एक बार थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स 1 नहीं दिख रहा है। जो सर हाँ, सर एफएडी से एटीपी कैसे बन रहा था एक बार बता दीजिए। एफएडी से बनेगा तो वन इन्वॉल्व नहीं होगा ना। एफएडी ने यहाँ एफएडी से एफएडीएच2 से एफएडी में आया, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यूबीक्यू में गए, यहाँ से कॉम्प्लेक्स 3 में गए, 3 से 4 में आ गए, 4 से 5 में आ गए, पहला छूट जाएगा। और अगर पहला आएगा तो फर्स्ट से डायरेक्टली 3 में आए, 3 से 4 में आए, 4 से यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, प्रोटॉन को यहाँ लेके आए, तो सेकंड इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसीलिए एक बार में या तो 1 3 4 5 आएगा या 2 3 4 5 आएगा। सर दोनों हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी सर? दोनों भी तो हो बेटा सकते हैं। दोनों आ ही नहीं सकते ना, जब दो अलग अलग चीजें हैं। ये तो हो सकता है कि लाइक ये 2 रोड है और फिर 2 रोड आके किसी एक पाथवे पे आके कॉमन बन गई वाई के जैसा, तो या तो आप इस पाथवे को चूज करके यहाँ तक आओगे या इस पाथवे को चूज करके आओगे। ये FADH2 का है फॉर एग्जाम्पल, सेकंड 3 4 5, ये NADH2 का है 1 3 4 5, ऐसे आएगा। आप पुरानी जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो कुछ ऐसे ही बना हुआ है, वाई के जैसा बना हुआ है, बट वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ये ज्यादा इजी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है देखने में, बट इसे समझना और इसे समझाना दोनों चीजें मेरे हिसाब से ये इजी है। जो नई एनसीईआरटी में अपडेट हुआ वो इजी है। और क्योंकि फिर ये पूरी एनर्जेटिक्स की बात है तो पूरा तो फिर आप जब कभी पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज में तब का तब देखा जाएगा, या तो मेडिकल कॉलेज में या फिर जो भी, अगर आप साइंस में आगे पीजी करोगे तो आपको अगर बायोकेमिस्ट्री मिला तो उसमें ये मिल जाएगा। फिर वहाँ पूरी कैलकुलेशन है एक्चुअली, एनर्जी भी है तो कितनी एनर्जी है, जैसे आप न्यूरॉन्स वगैरह पे पढ़ते हो ना कि इतने मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पे भी दोनों तरफ डिफरेंस भी आप बुक में नोटिस करोगे तो यहाँ पे चार्ज भी दिया हुआ है आपके, है ना, कि क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। वैसे तो बुक में नीचे दिखाया गया, मैं यहाँ बना देता हूँ कि मेम्ब्रेन में जिधर स्पेस है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उस हिसाब से नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये बन गया आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बुक में लिखा है इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट। इस चीज को बुक के डायग्राम से देखो तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्यों है। हर एक मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डिफरेंस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही इस मेम्ब्रेन का भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, इधर प्रोटॉन्स हैं इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हो गया? टर्न कर दूं शीट्स, मैं इनके नाम लिख देता हूँ। वो CUA और CUB अलग अलग क्यों बोला हमने? CUA CUB मतलब एक कॉपर है साइटोक्रोम A का और एक कॉपर है साइटोक्रोम A3 का। ओके सर। सर ये एक बार FAD में क्या बताऊं, बताओ।
FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फुल फॉर्म तो मैं लिख ही दूंगा, अभी बोल तो रहा हूँ। सर जो उसका पाथवे क्या बता रहा था? सर अभी आप बताएं थे वाई के पाथवे, एक वो NADH2 का और एक वो तो FADH2। इस तरीके से समझाया था कि आप भाई इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देखो तो सीरीज क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही तो बोल रहे हो ना आप। तो इलेक्ट्रॉन NAD यानी कॉम्प्लेक्स 1 से हुए, UbQ के पास UbQH2 के पास आए, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 से सीधे 3 में गए ना, 3 से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आया, कॉम्प्लेक्स 4 में, और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया, ऑक्सीजन को। जो प्रोटॉन था वो 1 ने यहाँ पंप किया, और UbQH2 ने यानी 3 ने यहाँ पंप किया, और ये प्रोटॉन फाइनली 5th कॉम्प्लेक्स से होके यहाँ आ गए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इधर थे वो घूम फिर के लौट के फिर इधर ही आए ना। और अगर FADH2 लोगे तो क्या होगा, अब जब आप यहां से लेके आओगे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ये बनेगा, ऐसे लाइन आएगी, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, डॉटेड लाइन यहाँ, फिर यहाँ जिगजैग, फिर इसके बाद ये यहाँ, है ना, ये यहाँ से होते हुए साइटोक्रोम C, फिर ये यहाँ से होते हुए फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ तक। तो जब ये 1 से लेके 3 और फिर साइटोक्रोम C से होते हुए 4 तक लाओगे तो 2 तो इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर आप 2 से मानो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गया, ये UbQ से UbQH2, फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B यानी 3 में आया, 3 से ये इलेक्ट्रॉन फिर साइटोक्रोम C1 में आया, और फिर यहाँ O से होके O2 नेगेटिव तक और वाटर बन गया। तो 1 इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो या तो 1 3 4 5 आएगा या 2 3 4 5 आएगा। पहला और दूसरा अलग अलग है, बाकी तीसरे में तो आना ही है। तो मैंने ऐसे आपको बना दिया कि भाई ये जंक्शन है 3, या तो 1 3 4 5 या 2 3 4 5। डायग्राम तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी बना सकते हो ना। आपको तो ये पता है कि भाई ये 4-5 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं। नंबर में 4-5 नहीं होंगे, ये 4 या 5 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका नंबर तो अनकाउंटेबल है। अब इनसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होके जो है वो फाइनली ऑक्सीजन तक जाएगा, और प्रोटॉन जो है वो 5th कॉम्प्लेक्स को जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो लेगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वाया कॉम्प्लेक्स 4, और प्रोटॉन लेगा कॉम्प्लेक्स 5th से होता हुआ वापस यहाँ तक। बस ये कैसे हो रहा है इस चीज के लिए ये डायग्राम बना हुआ है, और एग्जैक्टली सेम एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं, इसीलिए कि आपको ये समझ में आ जाए या एनसीईआरटी समझ में आ जाए, एक ही बात है। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्सेस इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट होते हैं। हाँ और क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की मेमोरी में ये कॉम्प्लेक्स इनफाइनाइट नंबर में है। अब जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि सर हमने ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कैलकुलेट किया 36 या 38, कर ही रहे हैं इस चैप्टर को। अब आप कहेंगे सर हमारी बॉडी में ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो ये तो कहना इम्पॉसिबल टास्क है ना कि राइट नाउ कितने। अब उसको कैसे करोगे, आप केमिस्ट्री के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको तो ये भी नहीं पता कि स्टार्च के अंदर ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं, पता है? नहीं पता। आपने बायोमॉलिक्यूल्स जिन लोगों ने पढ़ लिया है उन्होंने सिर्फ ये पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्टार्च बनाते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन बनाते हैं। तो n नंबर का मतलब अनकाउंटेबल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम 1 ग्राम स्टार्च खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी आ रही है? 1 ग्राम स्टार्च के अंदर कितने स्टार्च के मॉलिक्यूल आएंगे वो तो निकाल लोगे एज पर केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट, कि भाई 1 ग्राम मान लीजिए कोई भी चीज है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि स्टार्च के अंदर ग्लूकोज कितने हैं, बिकॉज वो तो n नंबर है। तो जो भी आएगा मल्टीप्लाइड बाई n रहेगा, बिकॉज हमें ये तो पता ही नहीं कि स्टार्च में ग्लूकोज कितने हैं। बस हम ये कह देंगे कि n नंबर ऑफ ग्लूकोज है, इसका मतलब 38 इंटू n नंबर ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। अगर प्रैक्टिकली आप कहें तो यही तो निकल के आएगा। अब आप सोचो कि आप खाते हो तो चपाती खा रहे हो तो उसके अंदर कितना स्टार्च खा रहे हो, 1 ग्राम तो ना होगा, कम से कम 100-150 ग्राम स्टार्च आपका डेली रूटीन में आता ही होगा। चावल हो गया, रोटी हो गया, और भी चीजें हो गई जिनमें आलू हो गया, स्टार्च ही स्टार्च है। हमारी बॉडी में एट ए मोमेंट कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं, कितने बन रहे हैं, हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम कैलकुलेट एक कर सकते हैं, एक को मान के स्टडी कर सकते हैं, और वो मतलब प्रैक्टिकली जो चीज हो रही है वो तो स्टडी हो ही नहीं सकती, बस उसको थ्योरेटिकल मैनर में स्टडी किया जा सकता है, जैसे ऑलरेडी आप कर रहे हैं कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाए तो 38-36 का आंसर आता है। टर्न कर दो तो शीट, मतलब हो गया हमने तो ATS? सिंपलेस्ट को किया ना कैलकुलेट। हाँ सिंपलेस्ट को लेके इसलिए क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। बाकी ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स को नहीं कर सकते, आप फैट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोटीन से भी कर सकते हो, आपको पढ़ना नहीं है। जब आप कहीं पहुंचोगे मेडिकल कॉलेज या बायोकेमिस्ट्री में कोई पढ़ना चाहेगा आगे का, तो वो भी कैलकुलेशन दी हुई है।
जो डिनोशंस हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। आपने पूछा था कि किस इन सब का मतलब क्या है, तो मैं उनको लिख देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एटीएस में, चाहे तो आप एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। डिनोशंस हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक आपने एफएमएन लिखा था, एफएमएन इज फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ऐसे FAD लिखा था, वो तो आप जानते ही हैं, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एक आपने UQ लिखा हुआ है, UQ इज यूबी क्यूनोन। एक लिखा है UQH2। अब UQH2 को हाइड्रोजन दे दिया आपने, तो या तो आप इसको बोल दीजिए कि ये रिड्यूस्ड यूबी क्यूनोन है, इसको यूबी क्यूनॉल भी कहा जाता है, या डाई हाइड्रो यूबी क्यूनोन भी कह सकते हो। बाकी जहां भी मैंने CYT लिखा हुआ है, CYT आप समझ ही गए होंगे, साइटोक्रोम लिखा हुआ है। साइटोक्रोम आपने 5 टाइप के पढ़े, और सीरीज क्या थी, ये सीरीज पूछी जाती है। पहले बी आया, आप फिगर में देख लीजिएगा, फिर C1 आया, फिर C आया, फिर A आया, फिर A3 आया। तो साइटोक्रोम का सीक्वेंस पूरे एटीएस में क्या है, B C1 C A A3। और जो साइटोक्रोम B6 और F था वो आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। तो आपने डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम्स पढ़ लिए, अलग अलग टाइप के साइटोक्रोम्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन पास होके जा रहा है। तो इस जो पीछे डायग्राम बना है, इस चैप्टर में क्या है, B C1 C A A3। तो आपने साइटोक्रोम भी पढ़ा हुआ है। साइटोक्रोम के हिसाब से चीजें जो थी वो मैंने आपको करा दी। जहाँ पे CU लिखा हुआ है, CUA या CUB, तो CU का मतलब यहाँ पे कॉपर से है ना, कॉपर A कॉपर B, है ना। AB का मतलब A और A3 के हिसाब से वो चीजों को शो किया गया है। ये तो डिनोशंस हो गए। FeS आप जानते हैं, आयरन सल्फर, वो आप लोग मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ा हुआ है ना। याद रखने वाली क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, उनको अगर आप देखोगे तो उसमें पहली चीज याद रखने की ये है कि जब आप इसको एटीएस को लेके आओगे तो एटीएस में क्या होगा। एक तो ये कि, जस्ट अ मिनट, जो यूबी क्यूनोन है वो रिड्यूस्ड हुआ, तो आपने वो तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया कि भाई रिड्यूस्ड यूबी क्यूनोन क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन निकला, टू में जाए, ये 3 में जाएगा, फिर 4 और 5 में जाएगा, या 2 से निकल के जो है वो 3 और फिर 4 और फिर 5 में आएगा, है ना। तो रिड्यूस्ड यूबी क्यूनोन या यूबी क्यूनोल आपको मैंने पढ़ दिया। साइटोक्रोम C के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम C क्या होती है, तो वो हमने लिखा कि वो एक स्मॉल प्रोटीन है। ये पूछा जाता है, याद रखने की चीज है, ये स्मॉल प्रोटीन है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना। क्योंकि आपने बाहर की तरफ, बाहर मतलब जिधर स्पेस है उधर बनाया, सो अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना। और ये है क्या, ये मोबाइल कैरियर है इलेक्ट्रॉन का, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि इट एक्ट एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। किस किस के बीच में है, अगर आप पीछे के डायग्राम से देखोगे तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्यों कहा है, क्योंकि ये साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन को लेके किसको दे रही है, साइटोक्रोम A के कॉपर को दे रही है। यानी कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम कर रही है। और मोबाइल इसलिए क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है, बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, बट साइटोक्रोम C कर सकता है। तो ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, transfer electron, transfers electron in between complex 3 and 4।
तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 3 और 4 के बीच में ये ट्रांसफर कर रही है। ये एक में याद रखने वाली चीज है कि अच्छा ऐसा कुछ है। फिर आपने जो लिखा था कि चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। इसमें याद रखने की चीज ये है कि इसके पास एडिशनल, साइटोक्रोम वैसे आयरन कंटेनिंग होती ही है, बट इसके पास 2 कॉपर सेंटर है ना, इट हैज 2 कॉपर सेंटर। और जो रिएक्शन है वो इनमें कॉपर से होती है, ना कि आयरन से। नोटिस करने की चीज है, जब भी कभी साइटोक्रोम होगा तो रिएक्शन आयरन से पढ़ा है आपने, लेकिन जब भी ए और A3 कॉम्प्लेक्स की बात आएगी, साइटोक्रोम C रिडक्ट ऑक्सीडेज की बात आएगी, तो उसमें रिएक्शन जो है वो कॉपर सेंटर से होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक। सर अभी आपने ऑक्सीजन क्या बोला सर? क्या? सर अभी आपने क्या बोला सर? मैंने यही तो बोला कि लिखा भी तो था मैंने कि साइटोक्रोम A3 में कॉपर सेंटर है। बाकी किसी भी साइटोक्रोम के अंदर रिएक्शन आयरन से होती है, लेकिन A3 के अंदर कॉपर से होती है। ओके सर। ठीक है। और ऑक्सीजन मैंने लिखी दी आपको पीछे की, ऑक्सीजन का काम क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, फिर फाइनली वो लास्ट स्टेज में यूज होगा और वाटर बनाएगा, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो गई। आपके बुक में एक डायग्राम ऐसा भी बना हुआ है, लाइक ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ऑक्सीसोम का डायग्राम बना कर दिया हुआ है ना। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से बना हुआ है, इसको आप बनाओगे तो ये मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये बन गया आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जब कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो लास्ट में हमने बनाया था उसको आप F0 F1 के हिसाब से बनाओगे, तो इसमें यहाँ पे एक तो F0 वाला पोर्शन आ जाएगा, एक यहाँ पे छोटा सा स्टॉक होता है, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक स्फेरिकल सा बॉडी है ना, ये F0 है, ये F1 पार्टिकल है ना। इसको आप बोलते हैं, जहाँ पे आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर सेल में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हेड पीस, इस पोर्शन को बोलते हैं स्टॉक, और इस पोर्शन को बोलते हैं बेस। ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया, ये ऑक्सीसोम का है। ऑक्सीसोम को F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी है पीछे के स्ट्रक्चर में बनाया। और फिर आपने पढ़ा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी वजह से प्रोटॉन की यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहाँ पे बहुत सारे H पॉजिटिव हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाई प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये प्रोटॉन F1 पार्टिकल से पास होंगे, फिर यहाँ जाके वो कन्फर्मेशनल चेंजेस करते हैं, तो प्रोटॉन तो क्रॉस होके मैट्रिक्स में आ गए, लेकिन इसमें कुछ प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा। फिर जितने प्रोटॉन का लॉस होगा उनसे क्या होगा, उनसे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, लाइक दिस की यहाँ पे अगर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं, तो एक्टिव साइट को एक्सपोज करके क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। जैसे ऑलरेडी हमने ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ बनाया ना, ये वाला, इसी चीज को बुक में ऐसे भी बना के दिखाया गया है, तो दोनों डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं एक ही चीज। यहाँ पे एंजाइम होगा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का एटीपी सिंथेज। हो गया। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ईटीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब पूरे चैप्टर में जितना आपने पढ़ लिया उसके हिसाब से हमने शुरू में रेस्पिरेशन क्या होता है वो बात की थी, फिर रेस्पिरेशन में एरोबिक, एनारोबिक या प्रोटोप्लाज्मिक और फ्लोटिंग, फिर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ा दी थी बस। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, और आज पढ़ा आपने ईटीएस। अब इस सबसे हमें फाइनली क्या कंक्लूड करके मिल गया कि 1 ग्लूकोज हमें 36 या 38 एटीपी मिल जाते हैं। अब ये 36 38 का क्या केस है, मैं पहले वो सॉल्व करा देता हूँ। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये जो छोटा सा पैराग्राफ है कि कब 36 आंसर आता है, कब 38 आता है,
दोनों में से आपके लेवल पे एक ही आंसर दिया होगा, लेकिन अगर अलग अलग दिया हुआ है तो उसका रीजन क्या है, वो रीजन आपको वही मैं समझा देता हूँ कि 36 38 कब तक चलेगा। तो अभी इसे खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के हिसाब से और चीजें पढ़ते हैं। हो गया ये? यस सर। ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है कि 38 36 कब तक सॉल्व होगा या कैसे क्या होगा, हम पहले इसको पूरा करते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है शटल। शटल का मतलब होता है कैरियर, जैसे आप पढ़ते हो कि लाइक फेरी होती है, जहाँ पे भी आइलैंड वगैरह पे आप जाओ तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए रोड तो बनी नहीं है, तो वहाँ शटल्स चलती हैं या फेरी चलती हैं, छोटी छोटी बोट्स चलती हैं, स्टीमर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बनता है वो बना साइटोप्लाज्म में, और जबकि NADH2 का यूटिलाइजेशन ETS में होने वाला है जो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। तो इसका मतलब है कि जो NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बने उनको कोई लेके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, है ना, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में और ETS होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, जो अभी आपने पढ़ा। तो इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि NADH2 का मॉलिक्यूल जब वो ट्रांसफर करके वहां जाएगा तो क्या होगा। ट्रांसफर करने में ऐसा भी नहीं है कि NADH2 सीधे सीधे ग्लाइकोलिसिस से उठ के चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था इस बात का कि NADH2 नहीं जाता है। NADH2 में जो दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उन्हीं का ट्रांसफर किया जाएगा, बस उनको कोई कैरियर की फॉर्म में लेके जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मेरे घर में कोई चीज बनी और फिर मैं ही उसको लेके जा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मेरे घर में चीज बनी, इट्स ओके, बट मैं तो नहीं जा सकता ना, मैं चला जाऊंगा तो फिर और कैसे बनेगी। तो मैं उस चीज को किसी कैरियर को हैंड ओवर कर दूंगा कि भाई तुम जो है जाके ऑफिस में छोड़ आना और वापस लौट आना। तो जो छोड़ने वाला है, जो वापस लौट के आएगा, दैट इज कॉल्ड शटल। शटल क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से NADH2 का मतलब बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ के आएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट नहीं छोड़ा जा सकता, वहां भी किसी को देके आएगा, क्योंकि कभी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खाली नहीं छूट सकते, वो हमेशा NADH2 या FADH2 ही ऑक्युपाई करके रखेंगे। दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उनका काम है कि वो ये काम करेंगे ही करेंगे। तो इसका मतलब है कि उनको कौन लेके जाएगा वो हमें शटल पढ़ना है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर शटल ने हमसे किराया मांग लिया कि मैं तुम्हारा काम करने ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे किराया दो, यानी कि कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, एनर्जी खर्च हो जाएगी, और हो सकता है वो किराया ना मांगे, हमसे कुछ भी ना मांगे, यानी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो जिस NADH2 को आप मान के चल रहे हो कि 2 NADH2 साइटोप्लाज्म में है, वो जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे तो बिना किसी खर्चे के भी जा सकते हैं, तब तो 3 ATP के 3 ATP रहेंगे, 2 NADH2 थे 6 ATP के 6 ATP ही रहेंगे। कैलकुलेशन में 38 था तो 38 ही आएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शटल कहता है कि नहीं, मुझे पेइंग कॉस्ट दो, मैं जा रहा हूं तो मुझे खर्चे करने के लिए दो। तो एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने में 1 ATP का लॉस हो जाता है। 2 NADH2 को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए 2 ATP कम पड़ जाएंगे, यानी 38 की आंसर 36 बन के रह जाएगा। तो ये बेसिकली रीजन है कि ग्लाइकोलिसिस वाले जो NADH2 हैं जो साइटोप्लाज्म में बने, इनको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजते समय अगर ATP का लॉस हुआ तो 36 आंसर आएगा, नहीं लॉस हुआ तो 38 आएगा। ये प्लांट टू प्लांट, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल वेरिएबल है कि कब एनर्जी का लॉस होगा या कब नहीं होगा, इसीलिए आंसर 36 भी ठीक है और 38 भी ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना रहे, हम इसलिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, NCERT में नहीं है तो बोर्ड में तो आप इसे छोड़ ही सकते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है आपके लिए, इसलिए हम पढ़ भी रहे हैं। ये कहलाता है शटल, शटल्स ऑपरेटिंग बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच में शटल ऑपरेट होती हैं। उन शटल के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बने, जो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हमने लिखा था, उन्हें साइटोसोलिक NADH2 बोला जाता है या ग्लाइकोलिटिक NADH2 कहा जाता है। सो ग्लाइकोलिटिक ग्लाइकोलिसिस में बने या साइटोसोलिक साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में बने, जो NADH2 हैं, दे
comes to ETS by two way, दो तरीके से आ सकते हैं। वो दो तरीके कौन से हैं, वो दो शटल कौन सी हैं? एक कहलाता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, मतलब जो कैरियर मॉलिक्यूल है वो क्या है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। इस टाइप का शटल होता है। इस टाइप का शटल होता है तो क्या होता है कि एक्चुअली जो 2 NADH2 बने हैं इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, जब ये ट्रांसपोर्ट होके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे तो ये 2 NADH2 ना होके 2 FADH2 में कन्वर्ट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच के क्या होगा, ये 2 NADH2 2 FADH2 के बराबर रह जाते हैं, यानी कि 2 ATP का लॉस हो गया है ना, 2 मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया तो 2 ATP का लॉस हुआ। सो देयर इज लॉस ऑफ 2 ATP या लॉस ऑफ 1 ATP पर मॉलिक्यूल ऑफ NADH। तो 2 NADH2 को लॉस, दो NADH2 को ट्रांसफर किया तो 2 ATP का लॉस हो गया। 2 ATP का लॉस हो गया तो आंसर क्या हो गया, 1 ग्लूकोज से आपको फाइनली कितना मिला, 38 ना मिलके कितना मिला, 36 ATP मिला। जब भी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होगा तो आपको कितना मिलेगा, एक ग्लूकोज से 38 ना मिलके कितना मिल जाएगा, 36। क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो 2 NADH2 बने उनको जब माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी उतने ही है ना जितने इसके पास हैं, केवल यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कैरियर NAD है और यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कैरियर FAD है। तो ट्रांसफर तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का होना है ना, एनर्जी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को देनी है, पढ़ना तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, लेकिन कैरियर बदल गया। और अगर कैरियर बदल गया तो FADH2 से 2 ATP मिलते हैं, NADH2 से 3, तो 3 की जगह आपको बेसिकली 2 ही मिलेंगे, और 2 थे तो इसका मतलब ये है कि 2 का लॉस हो जाएगा। 2 का लॉस हो जाएगा तो 38 की जगह आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एक तो सर 2 का लॉस कैसे हुआ सर? बेटा 2 NADH2 बने थे ना, एक NADH2 अगर एक FADH2 के बराबर होगा तो 1 ATP का लॉस हो जाएगा ना। अब 2 NADH2 दे दो, 2 का लॉस हो गया। यस सर। जो दूसरा है वो कहलाता है मैलेट एस्पार्टेट या एस्पार्टेट मैलेट, कुछ भी लिख लीजिए, एस्पार्टेट मैलेट शटल, जहां कोई लॉस नहीं होता। यहां जो 2 NADH2 बने इन साइटोप्लाज्म बाई ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, वो जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे तब भी वो 2 NADH2 ही रहेंगे। मतलब कोई लॉस नहीं हुआ है ना, नो लॉस ऑफ ATP ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। कोई लॉस नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर 1 ग्लूकोज से कितना आंसर आएगा, 38 आएगा, एज यूजुअल जो कैलकुलेशन आपने की। तो ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है। हालांकि हायर क्लासेस में आप ये शटल भी पूरा पढ़ोगे कि ये काम कैसे करता होगा, बट अभी तो हमें केवल आंसर चाहिए था कि 36 38 क्यों आएगा और कब आएगा। सर वीडियो ब्लर। क्यों, मेरे पास तो क्लियर आ रहा है सारा कुछ। ब्लर है सर। अब देख लो। सर ब्लर है अभी भी। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तो रीजॉइन भी कर लिया इतनी देर में, तो हो जाएगा एडजस्ट। सर भाई सर वो चीज पूछ रहा था मैं, उधर FADH2 कैसे हो गए और इधर NADH2 ही है प्रोडक्ट में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी।
अब जैसे ये मेम्ब्रेन है, इस साइड में माइटोकॉन्ड्रिया, इस साइड में NADH2, तो ऐसा नहीं होता कि जो NADH2 है उसको उठा के यहाँ भेज दोगे, क्योंकि अगर NADH2 को यहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया सीधे सीधे, तो यहाँ पे तो NAD कहाँ से आएगा, क्योंकि NAD ही से तो NADH2 बना रहे थे ना ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ कोई NAD बनाने की फैक्ट्री तो है नहीं, तो यहाँ का NAD यहीं रहेगा और यहाँ का जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि NADH2 को यहाँ से निकाल के यहाँ भेज दोगे। NADH2 में बेसिकली 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ जाने हैं ETS में, क्योंकि ETS में काम भी केवल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का ही है, उसमें NAD FAD से तो कोई मतलब ही नहीं था। ATP जो बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से बन रहे हैं। तो ये जो बीच में मॉलिक्यूल है जो यहाँ से लेके यहाँ छोड़ेगा, यहाँ से वो 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ छोड़ेगा। जब वो लेगा तो NADH2 से ही लेगा, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस में कुछ और बनता ही नहीं है। लेकिन जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छोड़ता है तो उसकी टेंडेंसी ये है कि वो वहां पे NAD को ना देके FAD को दे देता है। लिया तो NAD से था, लेकिन दे किसको दिया, FAD को दिया। अब अगर FAD को दे दिया तो बेसिकली जो 2 NADH2 यहाँ आप मान के चल रहे थे वो NADH2 ना होके आप क्या बन गए, FADH2 बन गए। और FADH2 का मॉलिक्यूल अगर ETS में जाएगा तो एक ATP कम बनता है ना, NAD से बनते हैं 3, FADH2 से बनते हैं 2। तो अगर 2 मॉलिक्यूल को ऐसे किया तो 2 ATP का लॉस हो गया, 38 की जगह 36 आंसर हो गया। ओके सर, अब क्लियर हो गया, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में जो कैरियर है वो मैलेट एस्पार्टेट है, तो वो इधर भी NAD से लेगा और उधर देगा भी NAD को ही, तो एनर्जी की कैलकुलेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सर हमारे लिए तो ये ज्यादा आसान होगा ना कि हम मैलेट एस्पार्टेट ही रख लें, तो फिर लेकिन ये एनर्जी हमारी चॉइस, लेकिन ये हमारी चॉइस नहीं है, ये इन कैरियर की चॉइस है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में तो FAD भी है, जिससे FAD से FADH2 बनाया आपने सक्सिनिक एसिड वाली रिएक्शन पे। माइटोकॉन्ड्रिया में NAD भी है। टेंडेंसी तो इसकी है ना, अगर ग्लिसरॉल फास्फेट का दोस्त मान लीजिए FADH2 है तो वो NAD को क्यों देगा, और मैलेट एस्पार्टेट का फ्रेंड अगर NAD है तो वो FAD को क्यों देगा। अब ये तो इन पे डिपेंड हो गया ना, जो कैरियर्स हैं। इसीलिए तो कैरियर के हिसाब से तो शटल चलेगी। तो सर जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट से सर लॉस ही हो रहा है तो फिर हम उसे रखें क्यों लेकिन वो हमारी चॉइस नहीं है ना। मैंने क्या बोला, हमारी मतलब हम अपनी अगर बात करें तो होमो सैपियंस, अदरवाइज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर इन दोनों में से अलग अलग शटल होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी में एक ही शटल होगा। हमारे ब्रेन में या हमारी मसल्स के अंदर यही वाली अवेलेबिलिटी है, ये है ही नहीं। और बाकी लिवर में या नेफ्रॉन किडनी में या और कहीं पे बात करें तो यूजुअली ये वाला शटल ऑपरेट होता है। प्लांट्स में भी मोस्टली यही ऑपरेट होता है। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि अवेलेबिलिटी किस चीज की है। अवेलेबिलिटी हमारे हाथों में नहीं है। हमारे लिए ग्लिसरॉल फास्फेट हो, मैलेट एस्पार्टेट हो, दोनों ही कैरियर का काम कर रहे हैं। दोनों में से जो अवेलेबल होगा वो हो जाएगा। और 2 ATP का लॉस अगर हुआ भी तो 5% ही हुआ लगभग। भाई 38 में से 2 कम बन रहे हैं। 38 का 10% 3.8 हुआ और 5% जो है वो 1.9 के अराउंड हुआ, तो 2 और 1.9 लगभग एक जैसा मान लीजिए। तो 5% एनर्जी का लॉस होना कोई बड़ी चीज नहीं है। और वो भी तब आ रही है जब हम 1 ग्लूकोज से ले रहे हैं। अभी हमने बात की तो थी कि हमारे पास तो मिलियंस ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो हमारे 0.1 ग्राम ऑफ स्टार्च के अंदर आ ही जाएंगे और भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन की बात है कि 1 ग्लूकोज से हम मान के चल रहे हैं तो क्या होगा नहीं है। एक्चुअली होगा तो इन दोनों में से एरिया वाइज अलग अलग है। अगर मसल्स की सेल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं या ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, तो उनमें यूजुअली ग्लिसरॉल फास्फेट ही होता है, नहीं है मैलेट एस्पार्टेट। मैलेट एसिड, एस्पार्टिक एसिड दोनों एसिडिक हैं, तो वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होगा, तो इसलिए इसको अवॉइड कर दिया। ग्लिसरॉल तो अल्कोहल है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां पे प्रेजेंट था तो काम कर लिया। ओके सर, क्लियर। ठीक है, तो ये टॉपिक एनसीईआरटी में एक्चुअली था नहीं, हमने सिर्फ डिस्कस किया कि 36 38 का इशू अगर आ रहा है किसी को दिमाग में तो उसको सॉल्व कैसे करोगे। बाकी आपको बुक में एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो 36 दिया होगा या 38 दिया होगा, दोनों में से जो दिया हो वो चूज कर लीजिए, एक ही बात। अच्छा, बैक्टीरिया में कितने बनेंगे, 36 या 38, या दोनों में से कुछ भी बन सकते हैं? 38। क्यों 38 का ऐसा क्या है? बैक्टीरिया में 36 बन सकते हैं, 38 बन सकते हैं, या दोनों बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द शटल। क्या आंसर आएगा?
सर में शटल मैकेनिज्म होता है सर, नहीं होता है? क्यों नहीं होता? सर सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही तो हो रहा है। हाँ, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना, बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं ना, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। वहाँ ग्लाइकोलिसिस हो गई और वहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी साइटोप्लाज्म में हो गई, और ईटीएस होती है वहाँ पे मीजोसोम्स में। मीजोसोम के कांटेक्ट में साइटोप्लाज्म तो है ही, तो वहां कुछ ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बैक्टीरिया के लिए अगर पूछा जाएगा तो आंसर हमेशा 38 आएगा। बैक्टीरिया के लिए दोनों ऑप्शन दिए हो सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इन केस ऑफ राइजोबियम या इन केस ऑफ कोई भी आपने एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया के, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इन केस ऑफ एजोटोबैक्टर नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, या ना भी लिखा हो एरोबिक, तो एजोटोबैक्टर एरोबिक बैक्टीरिया है तो आंसर 38 ही आएगा। 36 दिया भी होगा तो नहीं आ सकता, क्योंकि बैक्टीरिया में शटल नहीं होता। और अगर ऐसे होता कि नहीं रोडोस्पाइरोलम बैक्टीरिया है तो क्या आएगा, तो फिर 2 ही आंसर आएगा, बिकॉज वो एनारोबिक बैक्टीरिया है तो आंसर 2 ही एटीपी आएगा, तब तो बात ही खत्म हो गई। 36 38 का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मतलब ये सब चीजें भी सोचने की बात है कि भाई प्रोकैरियोट में कोई शटल ऑपरेट नहीं होता। अब आपकी बुक में एक टॉपिक दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। हालांकि थ्योरेटिकल है, उसको आप एम्फीबोलिक पाथवे भी बोल और सकते सर हो। अगर फर्मेंटेशन पूछ लिया तो नो एटीपी? हाँ, तो फिर हीट आएगा, फर्मेंटेशन में एटीपी नहीं बनते। बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया है सर रेस्पिरेटरी। हाँ सर बोलो एक NADH2 से 3 ATP कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? बेटे, 3 ही जगह तो बनाया। NADH2 से एंटर कराओगे तो कॉम्प्लेक्स 1 हो सर गया। उसे 3 ATP कैसे बन रहा है? अरे तो 3 जगह से प्रोटॉन का पंप हो रहा है तो 3 ही तो बनेंगे। 1 घंटे से आपने पढ़ा क्या? अगर NADH2 से एंटर करोगे तो एक प्रोटॉन का पंप यहाँ, फिर ये प्रोटॉन यहाँ आए 1 ATP, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि गए 3 में तो फिर यहाँ से प्रोटॉन का पंप यहाँ से आए तो दूसरा ATP, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकल के आया कॉम्प्लेक्स 4 में, यहाँ से प्रोटॉन गए तो यहाँ से निकल के आए तो तीसरा ATP। ओके। एक NADH2 से 3, FADH2 से 2, क्योंकि पहला कॉम्प्लेक्स तो आएगा नहीं, ये तो करेगा नहीं, 3 वाला करेगा तो 1 और 4 वाला करेगा तो 1। आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। हालांकि एक थ्योरेटिकल पैराग्राफ के जैसा है, बट जो 1-2 लाइन काम की है वो लिख लूंगा, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं, मुझे सुनेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब जो आप मान के चलते हो कि अभी मैं मान लेता हूं कि 1 ग्लूकोज, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो 36 ATP बनेंगे। आप 38 भी मान सकते हो, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है ना। अब कम से कम किसी के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर 36 लिखा है 8 क्यों नहीं लिखा, या 8 लिखा तो 6 क्यों नहीं लिखा। जो लिखना चाहे लिख लीजिए। तो अगर आप ये मान के चलते हो कि 1 ग्लूकोज से 36 ATP बनेंगे, तो आपकी बुक में लिखा है कि ये जो कैलकुलेशन आपने की इस पूरे चैप्टर में जो भी कुछ आपने पढ़ा, दिस इज बेस्ड ओनली ए सर्टेन assumptions। हम कोई चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं, देन इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे। प्रैक्टिकली हमारी बॉडी में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ग्लूकोज से 36 या 38 ATP बने। हम अगर ये मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं? दिस इज बेस्ड ऑन assumptions। सर आपने 36 लिखा है? हाँ, क्योंकि बुक में इस पैराग्राफ में 36 ही दिया हुआ है, तो आपको टॉपिक से कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने 36 लिख दिया। आप 38 लिख लीजिए। सो दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। वो assumptions क्या है वो आपकी बुक में दिए हुए। जैसे आपने जो भी पाथवे बनाया, ये पाथवे कैसा है? सीक्वेंस में है, सीक्वेंशियल पाथवे है ये। सीक्वेंशियल पाथवे का मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, देन क्रेब्स साइकिल, देन ETS, ये चारों चीजें इसी सीक्वेंस में होंगी। आप कहीं पे किसी चीज को रोकोगे नहीं तो आप एक ग्लूकोज से 36 38 तक पहुंच पाओगे। तो पहला assumption ये मान लिया कि एक सबस्ट्रेट जो ग्लूकोज था उसने पायरुविक एसिड बनाया,
तो फिर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेशन में इसी पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में से क्रेब्स साइकिल में इसी से 2 CO2 निकाल लिए और रास्ते में जो NADH2 FADH2 बने उन्हें ATS में ले गए और ATP कैलकुलेट करके इस वैल्यू तक आ गए। तो यानी कि ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में कंप्लीट हुआ है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS एक दूसरे को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे। तो पहला एजम्पशन तो ये हो गया, ठीक। दूसरा जो सर ये ब्लर आ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा। यस सर। बेटा मुझे जो जितनी स्क्रीन दिखाई दे रही है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मैं वो भी नहीं कह सकता। देखो शायद आपको कुछ समझ में आए तो। यस सर, अब थोड़ा हो गया। बस वो एडजस्टमेंट की बात है, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या लेना है, ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 बने हैं वो ETS में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि शटल की वजह से ये होता है। मान लीजिए शटल है ही नहीं खाली, तो कैसे भेजोगे? तो जो 6 ATP आप मान के चल रहे हो या 4 मान के चल रहे हो, तो वो कैसे आएंगे? तो ये आपको मानना ही पड़ेगा। ये हम एजम्पशन मान लेते हैं कि जो NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बने, NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस वाले हैं, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, दे मस्ट बी ट्रांसफर्ड, है ना, वो आगे जाएंगे ही जाएंगे, है ना, ट्रांसफर्ड टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर ETS। तो ये भी आप मान के चल रहे हो कि NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस में बने वो माइटोकॉन्ड्रिया में ETS में जाएंगे ही जाएंगे, तो ये कैलकुलेशन पूरी होगी। तीसरी चीज, एजम्पशन तीसरा क्या है आपको, कोई भी सबस्ट्रेट या जो इंटरमीडिएट्स आपके बने हैं इस पूरे पाथवे में, जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, उन इंटरमीडिएट्स में से कोई एग्जिट नहीं करेगा और कोई एंटर नहीं करेगा, है ना। नो वन कैन एग्जिट and no other can enter। मतलब ग्लाइकोलिसिस से ETS तक जाने में कोई भी चीज छूट के नहीं जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीच में कह दें कि सर ये मॉलिक्यूल आगे नहीं जा रहा, ये तो कहीं और जा रहा है, वो नहीं हो सकता। और ये भी नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस में बीच में से कोई एक मॉलिक्यूल आप घुसेड़ दें कि सर इसे भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, एनर्जी तो ये भी दे ही देगा। अगर वो कर लोगे तो ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अगर एग्जिट कर गया तो ये कम पड़ जाएंगे, अगर कोई और एंटर कर गया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर आप 36, 38 पे रिजिड रहना चाहते हैं तो ये भी एजम्पशन मान के चलिए कि कोई इंटरमीडिएट इस पूरे पाथवे को, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS को छोड़ के नहीं जाएगा और कोई दूसरा मॉलिक्यूल इन पाथवे के अंदर एंटर भी नहीं करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर ये सब चलता रहता है। ये तो हमने एजम्पशंस जो माने वो ऑन पेपर हैं, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ये वैल्यू आती नहीं है, क्योंकि कोई भी बीच में से निकल के चलता बनता है। वो कहता है मैं नहीं आगे ऑक्सीडाइज हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ किसी और काम में। अब आप जबरदस्ती थोड़ा ऑक्सीडाइज करा लोगे उसे। तो हमने मान लिया कि ठीक है वो एग्जिट नहीं करेगा, आगे जाएगा और फिर हमें इस वैल्यू तक लेके जाएगा। तो तीसरा एजम्पशन हमने ये कंसिडर कर लिया। और चौथा हमने ये भी मान लिया कि हमारे लिए जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है, क्योंकि अगर कोई और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुआ, जैसे आपने पढ़ा कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में फैट्स भी हो सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, तो फिर ये वैल्यू नहीं आएगी, फिर वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। हमने ग्लूकोज से ही कंसिडर किया हुआ है। तो अगर सबस्ट्रेट हमारा केवल ग्लूकोज है, कोई और ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट पाथवे के अंदर नहीं आ रहा, ये भी हमने एजम्पशंस में ले लिया। जब ये 4 एजम्पशंस आप लेके चलोगे तो आपका आंसर आएगा कि 1 ग्लूकोज से आपको 36 ATP मिल जाएंगे या 38 मिल जाएंगे। हालांकि जितने भी एजम्पशंस हैं दे आर नॉट रियली वैलिड। एक्चुअली ये लिविंग सिस्टम में वैलिड नहीं होते, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो छोड़ के चली जाती है या कोई भी और बीच में एंटर कर जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी, हमारी बॉडी मतलब प्लांट की बॉडी भी अगर है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बहुत सारी रिएक्शन एक साथ हो रही है। तो पता चला कि जिस पायरुविक एसिड से आप सोच रहे हो कि आगे क्रेब्स साइकिल होगा, पता चला वही पायरुविक एसिड किसी और काम में यूज हो गया। या जो PgAl बना ग्लाइकोलिसिस में, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, वो PgAl जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला गया और वहां जाके वो शुगर बनाने में यूज हो गया। तो जिसको ऑक्सीडाइज करने को सोच रहे थे वो रिड्यूस करने चला गया। आपने मिनरल न्यूट्रिशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अल्फा कीटोग्लूटरेट से ही ग्लूटामिक एसिड बनाया था बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिडक्टिव अमीनिएशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ाया था। तो जिस अल्फा कीटोग्लूटरेट से आप मान के चल रहे हो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेगा, पता चला वो अल्फा कीटोग्लूटरेट तो अमोनिया से कंबाइन करके ग्लूटामिक एसिड बनाने में यूज हो गया, तो कैलकुलेशन बदल जाएगी।
हमारी बॉडी में होता यही है एक्चुअली कि कोई भी चीज कहीं भी एंटर कर जाती है, कहीं भी वो एग्जिट कर जाती है। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी ग्लूकोज जरूरी नहीं है, लोग फैट को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, लोग प्रोटीन को भी करते हैं। शटल दो है हमारे पास, दोनों में से जैसा होगा वैसा आंसर आएगा। और जो सीक्वेंस आपने माना है वो सीक्वेंस टूट भी सकता है, जरूरी नहीं कि ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल हो ही। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन पड़ा, ग्लाइकोलिसिस के बाद आगे कुछ हो ही नहीं रहा, तो केवल आपको 2 ही एटीपी मिल रहे हैं। तो जो एजम्पशंस है वो हम मान के चलेंगे तो आंसर आएगा, अदरवाइज प्रैक्टिकली ये एजम्पशंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई नहीं होते, वहां तो ये चीजें जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, इसलिए ये बात आती है। सर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या फिर नहीं ही होंगे? नहीं ही होंगे, फिक्स है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको जितनी बॉटनी पढ़ा रहा हूं आप केवल उतनी पढ़ो, इज इट पॉसिबल? एंड आई एम डैम श्योर, अगर मैं स्टूडेंट हो जाऊंगा तो मैं अपने लिए डैम श्योर होऊंगा कि पूरे 2 साल में, पूरे 11th-12th में कैल्विन के टीचर के अलावा किसी और टीचर से कोई और कॉन्सेप्ट ना पढ़ूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं तो मैं ऑनलाइन कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा। ऐसा रिजिड हो सकता है क्या कि आपको केवल एक ही जगह से मिले? नहीं हो। या ऐसा रिजिड हो सकता है कि आप केवल कार्बोहाइड्रेट ही खाएं, वो जो ग्लूकोज का पॉलीमर हो, आप अपने खाने में से सारे तेल हटा दें, सारी प्रोटीन्स हटा दें? इज इट पॉसिबल कि आप सिर्फ सूखे हुए चावल खाएं जो प्योर स्टार्च है? ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि अगर ये होगा तो आप कह सकते हैं कि चलो हमने स्टार्च खाया तो ग्लूकोज ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा। लेकिन आप तो आटा भी खा रहे हो, गेहूं, तो उसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा। दाल भी खा रहे हो तो प्रोटीन होगा। अगर दाल में तड़का भी लग रहा है तब भी फैट या बटर तो आपकी बॉडी में जा ही रहा है ना, तो फैट भी ऑक्सीडाइज होगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो पढ़ते हैं लिमिटिंग फैक्टर वाली बात, कि हमने माना कि और प्रोसेस लिमिट नहीं करेंगे, लेकिन फैक्ट तो यही है कि सारे प्रोसेस लिमिट करते हैं। लेकिन अगर आप ये मानोगे नहीं तो आप पढ़ नहीं सकते। अगर एक साइकिल है यहां से लेके यहां तक पूरा ये सर्किल है, तो आप यही तो मान रहे हो कि कोई इसमें से एग्जिट नहीं कर रहा और कोई एंटर नहीं कर रहा। लेकिन नॉर्मली तो यही है, कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिट कर सकता है, कोई भी कहीं से एंटर कर सकता है। तो इसलिए ये एजम्पशंस आपको ध्यान में रखनी है ना। फिर आपकी बुक में फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को लेके जो बात कही गई है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि फर्मेंटेशन के अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन था। ग्लूकोज से आप CO2 और वाटर ही बनाओगे। तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है कि मैं सिर्फ रेस्पिरेशन की बात करता हूं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा था? कंप्लीट ब्रेकडाउन था। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किसमें? इनटू CO2 एंड वाटर। क्योंकि फर्मेंटेशन में आपने पढ़ा था कि या तो एसिड बनेगा या कोई अल्कोहल बनेगा, है ना। फिर आपने ये भी पढ़ा कि फर्मेंटेशन में 2 ATP की इक्विवेलेंट हीट निकलेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP आएंगे, और अगर एरोबिक है तो ऊपर लिखा हुआ है 36 या 38 ATP आ जाएंगे। और आपने ये भी पढ़ा था कि NADH2 जो यहाँ पे तो एनर्जी दे ही रहा है ETS में अगर जाएगा तो, और अगर फर्मेंटेशन हुआ तो यही NADH2 आगे फर्मेंटेशन में यूज हो जाता है। फर्मेंटेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, कल पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि फर्मेंटेशन में जो NADH2 बना है वो ATP नहीं देगा, वो एज सच डायरेक्ट यूज हो जाएगा, क्योंकि NADH2 में 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है, तो रादर देन कि वो ATS में जाके एनर्जी दे, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के डोनर का काम करेगा। किसी भी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने में उस हाइड्रोजन को यूज कर लिया जाएगा, उस प्रोटॉन को यूज कर लिया जाएगा। तो ये भी एक चीज है। तो हमने ये भी माना कि भाई एजम्पशंस के बिना ये काम नहीं हो सकता है। अब इसी टॉपिक के सीक्वेंस में इसी से आप रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बना ही सकते हो। कैलकुलेशन मैंने आपको सारी करा दी कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से क्या होगा, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, और ग्लूकोज की जगह कोई और सबस्ट्रेट दे दिया जाए तो क्या होगा। मैंने आपको सारे वेरिएबल्स की कैलकुलेशंस पहले भी करा रखी है। नेक्स्ट अगर आप कंटिन्यू करेंगे फिर एक टॉपिक आएगा ऐसा भी कोई कह सकेगा कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ना होगा ही ना सर? वो तो नहीं, वो नहीं भी होगा। लाइक जैसे मैंने आपको बताया ना कि अल्फा कीटोग्लूटारेट कहीं और निकल लिया, वो आगे जा ही नहीं रहा, तो कैसे कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ? अल्फा कीटोग्लूटारेट तक तो एक कार्बन बची रह गई ना। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब बनेगा तभी तो लास्ट वाली CO2 रिलीज होगी। अगर अल्फा कीटोग्लूटारेट को आपने अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में यूज कर लिया, प्लांट तो सारे ही बनाता है, हम तो चलो कुछ बनाते हैं, प्लांट के लिए तो 20 के 20 अमाइनो एसिड्स उसी बनाने। तो अगर वो अमाइनो एसिड सिंथेसिस में अल्फा कीटोग्लूटारेट को यूज कर लेगा तो फिर हमारी बॉडी में
ये फिर वो आगे की एनर्जी कहाँ देगा, और ना ही आगे की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, तो पूरा ब्रेकडाउन कहाँ होगा। यस सर। तो ये इसीलिए तो ये लाइन लिखी है कि एजम्पशंस के बिना आप ये पूरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फिर आपके बुक में एक टॉपिक दिया है एम्फीबोलिक पाथवे, इसी को कंटिन्यूएशन में मान लीजिए कि रेस्पिरेशन को हम कुछ भी कैटाबोलिक मान। समझ नहीं आ रहा। हाँ सर ब्लर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा सर। हो जाएगा एडजस्ट कुछ मिनट्स और उसके बाद फिर बाकी तो हम कल ही चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। एम्फीबोलिक पाथवे दिया है बुक में। एम्फीबोलिक का मतलब है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है। एम्फीबोलिक का मतलब है कैटाबोलिक, जैसे मैं आपको अभी समझा ही रहा था कि कैटाबोलिक तो ये हो गया, लेकिन इसके साथ साथ कई बार ये एनाबोलिक भी हो जाता है। एनाबोलिक का मतलब है कि रादर देन गिविंग द एनर्जी, रादर देन इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन, वो रिडक्शन में भी यूज होके कहीं चला जाएगा। तो क्योंकि रेस्पिरेशन में ये दोनों पॉसिबिलिटी है, जैसे लिखा ना कोई भी सबस्टेट एंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, तो एग्जिट करके क्या होगा, एग्जिट करके होगा ये कि वो किसी एनाबोलिक एक्टिविटी में यूज हो जाएगा। तो अगर एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों हो गया तो फिर आंसर क्या आएगा, एम्फीबोलिक। जबकि ट्रेडिशनली पुराने क्वेश्चंस के हिसाब से क्या दिया होता है कि ऐसा कुछ मानते थे कि ट्रेडिशनली रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, बट नाउअडेज रेस्पिरेशन इज एन एनाबोलिक पाथवे। और रेस्पिरेशन में भी स्पेशली क्या, क्रेब्स साइकिल को माना जाता है। तो क्योंकि अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंटर करते हैं, इसीलिए जो है वो एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों हो सकती हैं। एनाबोलिक का मतलब हो गया सिंथेसिस रिएक्शन, synthesis of various compounds, और कॉम्पैक्ट कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं और ऑर्गेनिक हैं। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में उनको यूज कर लोगे। कैटाबोलिक में तो आपको सामने ही है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में जाओगे। तो रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक दोनों को मिला के कंसिडर किया जाता है कि ये कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों तरीके का पाथवे। अब इसमें आपकी बुक में फिर एक डायग्राम सा बना सर हुआ इसका है। मतलब सर हमने पहले से लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रख के कैटाबोलिक बोल दिया था। हाँ नहीं, वो तो कैटाबोलिक तो आपने ये मान लिया कि भाई कोई और एंटर नहीं कर रहा, कोई और एग्जिट नहीं कर रहा। तो हमने किसी भी प्रोसेस के लिए, लाइक आपने जूलॉजी में भी कोई साइकिल पढ़ी है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा या सर्कुलेशन पढ़ा होगा, तो ठीक है, PCO2 PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा होगा, जिससे गैसेस का डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप ये मान के चल रहे हो ना कि एटमॉस्फेयर में इतना है, या आप प्लेन्स पे खड़े हो तो ये आएगा। अगर प्लेन्स पे खड़े होगे तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये आएगा। फिर उसमें वहीं उसी चैप्टर में मुझे याद है कि एल्टीट्यूड सिकनेस भी सर ने बताया होगा कि एल्टीट्यूड सिकनेस जब होगा, जब लो प्रेशर के जोन में जाओगे तो ये ग्राफ कुछ और आ जाएगा। तो आपने ये मान लिया ना कि आप प्लेन्स पे हो, मान लीजिए मैं तो बैठा हूँ जो है देहरादून के ऊपर, मेरा ग्राफ तो ना वैसे आ जाएगा। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एक सर्टेन कंडीशंस लेके पढ़ रहा हूँ, एक एजम्पशन मान लिया कि ऐसी जगह पे जहां पे प्रेशर वेरिएबल नहीं है, लाइक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आइडियल कंडीशन प्लेन्स पे है, तो हमने प्लेन्स पे कंसिडर कर लिया, तो उसके हिसाब से वो ग्राफ बना दिया। जब आप किसी हिली एरियाज पे जाके उस पर्सन के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाओगे या बोहर इफेक्ट को स्टडी करोगे तो कुछ और वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एल्टीट्यूड सिकनेस के केस में बोहर इफेक्ट जो है वो शिफ्ट कर जाता है। जो ग्राफ है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व, वो बदल जाएगा। तो ये आप मान के चल रहे हो ना कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप ऐसी जगह नहीं हो जहाँ प्रेशर बदलता है। और प्रेशर कहाँ बदलता है, बदलने का मतलब प्रेशर कम ही होता है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। अब प्रेशर कम होता जाएगा तो फिर जो आपने PCO2 PO2 कंसिडर करके पूरी मैकेनिज्म पढ़ ली सर्कुलेशन की, वो तो सारी गलत हो गई। गलत का मतलब है गलत इस सेंस में हुई कि उस पर्सन पे अप्लाई नहीं होगी, बाकी सारे पर्सन पे अप्लाई कर सकते हो। तो लिमिटिंग फैक्टर का लॉ तो हमेशा चलता है। मैं भी तो ये मान के चल रहा हूँ ना कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो आप नीट के पेपर में जाके उस चीज को बिल्कुल ठीक करके आओगे। बट प्रैक्टिकली मुझे भी पता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आ रहा है, आपने कह भी दिया कि इसे समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली एग्जाम के अंदर उतना लिख पाओगे, उतना सही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क। और अगर सब लोग सही कर ही लेते तो फिर तो सबका सिलेक्शन हो जाता केल्विन से। कुछ लोग नहीं कर पाते होंगे तभी तो है ना।
अभी तो फिगर चेंज हो रहा है, पढ़ाई तो सबकी एक जैसी हो रही है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, किसी का सिलेक्शन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि किसी एक को समझ में आया, किसी एक को समझ में नहीं आया, क्योंकि ओके तो दोनों नहीं कहा था कि हमें समझ में आ गया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कर पाना आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू मंथ, आफ्टर द अनदर ईयर, वो एक चेंज है। और वो आपको हैंडल करना है कि अगले साल के बाद जब आप एग्जाम दोगे नीट में, नीट का एग्जाम जब अपेयरिंग स्टेट में दोगे, तब तक आपको ये चीजें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो एक क्वेश्चन है, वो आपको हैंडल करना है। अगर रह लिया तो जितना पढ़ाया उतना उतार दिया जाके आपने, लेकिन नॉर्मली नहीं रहता। फैक्ट तो यही है कि लिमिट करेगा, टाइम के हिसाब से आप चीजों को भूल जाते हो। बॉटनी में इंटरेस्ट खत्म हो गया, किसी और सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे दिया, आता था लेकिन आपकी स्पीड कम थी इसलिए पेपर में क्वेश्चन छूट गया। कई बार ऐसा भी होता है कि एडमिट कार्ड भूल गए, सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया तो उन्होंने सेंटर में एंट्री नहीं होने दी, बाई चांस मुझे वॉमिटिंग हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया। सिलेक्शन ना होने के तो कई सारे कॉज हो सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है, हर केमिस्ट्री में, हर बायोलॉजी में लिमिटिंग फैक्टर की बात आती ही आती है। ठीक है, अब आपको बस ये एम्फीबोलिक डायग्राम बनाना है एक, कि अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्टेट अगर एंटर करेंगे तो क्या आपके सामने पाथवे बन के आएगा, वो हम कल पढ़ लेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर ये सीक्वेंशियल पाथवे मतलब क्या है? सीक्वेंशियल का मतलब है कि आपने सीक्वेंस पढ़ा कि पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन है, फिर क्रेब्स साइकिल है, फिर ईटीएस है, ये सब कुछ होगा तो ऊपर जो कैलकुलेशन लिखी है वो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मतलब सर एक के बाद एक स्टेप होनी चाहिए, अगर दूसरा स्टेप तो फिर दूसरा वो। नहीं हुआ तो कैलकुलेशन कैसे पूरी करोगे? यस सर। ठीक है, बाकी अगली क्लास में कल 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मे भी हम नया शुरू कर पाए, क्योंकि अब ज्यादा कुछ समझाने को बचा नहीं है। फर्मेंटेशन है, एक ये फ्लो चार्ट एम्फीबोलिक पाथवे का बनाना है, और एक आरक्यू बचा हुआ है। 3 टॉपिक है, तो अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, कोई डाउट किसी को रखूं? गुड नाइट सर। पूछना है तो मोस्ट वेलकम। गुड नाइट।